समझते जाइए। प्लांट किंगडम की जो भी बातें हैं बेटा, प्लांट किंगडम की बातें हम लोग को पढ़ने के लिए सबसे पहले विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए। पहला किंगडम था भाई मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा किंगडम था फंजाई, चौथा किंगडम था प्लांट और पांचवा था एनिमल। अगर आप लोग भूले नहीं हो तो मैंने बोला था ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, याद रखना ये तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर किंगडम है। अब याद रखना मल्टी सेलुलर किंगडम में ये जो प्लांट है ये ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है ये लोग फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो अगर मैं कभी प्लांट किंगडम की डेफिनेशन आपको बताऊं तो आप यहीं से शुरू करिए कि प्लांट किंगडम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का किंगडम है। पहला पॉइंट जो आपको भूलना नहीं है, ये मल्टी सेलुलर पॉइंट ऑर्गेनिज्म का किंगडम है। और दूसरा ऑटोट्रॉपिक लोगों का किंगडम है। ऑटोट्रॉपिक लोग वो होते हैं जो लोग अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले लोगों में कुछ बेटा ग्रुप मिलेगा, सबसे छोटा ग्रुप है या फिर आप ग्रुप शुरुआत से चालू करेंगे, इट इज एल्गा। एल्गा के बाद आपके सामने आएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो प्लांट किंगडम के अंदर आपको यही 5 लोग मिलने वाले, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैं आपको बताता चलूं कि एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी को पढ़ने जा रहे हो तो प्लीज यूनिसेलुलर को कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि यूनिसेलुलर किंगडम, यूनिसेलुलर जितने भी एल्गी हैं वो प्रोटिस्टा में आपको ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो एल्गी अगर मिलेगा प्लांट किंगडम के अंदर भी तो केवल और केवल मल्टी सेलुलर एल्गी ही मिलेगा, और मल्टी सेलुलर एल्गी को ही कंसीडर करेंगे हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर। यूनिसेलुलर एल्गी को कभी प्लांट किंगडम के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं पूछूं प्लांट के अंदर आपको कितने लोग मिलेंगे तो आप 5 लोग बताएंगे। नंबर 1 इज एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अच्छा, इसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी देनी है, आप लोग को समझना है, ऑल्दो आपको आता है कि ये 5 में से 4 एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें कभी फ्लावर नहीं निकल सकते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये आप याद रखें। और अकेला एंजियोस्पर्म ही है जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये रहे आपके फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर मैं बोलूं सारे दुनिया के सारे प्लांट अगर फ्लावर करते हैं तो ये गलत बात होगी। फ्लावरिंग प्लांट में केवल और केवल एंजियोस्पर्म है। एनसीईआरटी बुक ने क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट चालू किया। अगर मैं एनसीईआरटी लिखता तो मैं सोचता पहले मैं एल्गी पढ़ाऊं, फिर मैं ब्रायो पढ़ाऊं, फिर टेरिडो पढ़ाऊं, फिर जिम्नो पढ़ाऊं, फिर एंजियो पढ़ाऊं। लेकिन एनसीईआरटी ने किया क्या है कि उन्होंने एंजियोस्पर्म से शुरुआत की है। याद रखना, उन्होंने एल्गी छोड़ा, ब्रायो छोड़ा, टेरिडो छोड़ा, एंजियो छोड़ा, एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से शुरुआत की है। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, अब मेरे साथ जितनी बातें समझ में आई है बताइए। प्लांट किंगडम को पढ़ने के पहले हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 किंगडम के नाम आपको मालूम है। इसके बाद हमारे सामने प्लांट किंगडम आता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ये ऑटोट्रॉपिक लोग हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले 5 लोगों में पहला एल्गी, दूसरा ब्रायो, तीसरा टेरिडो, चौथा जिम्नो, पांचवा एंजियो। इनमें से एंजियो केवल फ्लावरिंग है, बाकी सब नॉन फ्लावरिंग है। पढ़ाना हमें एल्गी से चाहिए, लेकिन मैं एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओनली। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर मैं बोलूं कि ये क्लासिफिकेशन सारे प्लांट पे लागू होगा तो आप गलत है, ये सारे प्लांट पे लागू नहीं होगा। 5 प्लांट में से केवल एक पे लागू होने का, एंजियोस्पर्म। और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग 3 ग्रुप में 3 बातों में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन, ओके। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अगर ये तीनों क्लासिफिकेशन हम सही ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग नियो सिस्टमैटिक्स के 3 क्लासिफिकेशन और देखेंगे, जिनमें से एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आप भूलेंगे नहीं, एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसके अलावा एक है साइटोटेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, और इसके अलावा एक है बेटा कीमोटेक्सोनॉमी। तो जो लोग रट्टा मार सकते हैं, वैसे तो रट्टा मारने के लिए मैं हमेशा मना करता हूं, रटिए मत, लेकिन फिर भी अगर आप 6 पॉइंट एक साथ समझ सके तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 3 पुराने क्लासिफिकेशन है, बोलिए मेरे साथ, आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। सॉरी, इट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, आई एम सॉरी। तो 3 तरीके के क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, और 3 न्यू क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। और यहीं पर रुक करके सोचिए क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं।
मैं पूछूं कि क्या ये क्लासिफिकेशन प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, आप सब लोग बोलेंगे हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, ऑल्दो ये प्लांट को क्लासिफाई करते हैं लेकिन सारे प्लांट को क्लासिफाई नहीं करते। ये एल्गी को क्लासिफाई नहीं कर सकता, ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई कर सकता है। तो आपके सामने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो क्लासिफिकेशन आप सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन समझने के लिए एंजियोस्पर्म प्लांट को समझना जरूरी है। किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट में रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, इसके अलावा लीफ हो सकती है। अगर आप किसी भी पौधे को देखेंगे तो उसमें जड़, तना और पत्तियां हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं। फ्लावर के अलावा आपके पास फ्रूट हो सकते हैं और फ्रूट के अंदर सीड हो सकते हैं। तो मैं ये तीन लोग ऊपर रखता हूं, ये फ्लावर, फ्रूट और सीड, इन्हें मैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मानता हूं। दीज कैरेक्टर आर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और बाकी तीन कैरेक्टर जो रूट, स्टेम, लीफ है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर माने जाते हैं। तो ये रहे वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऊपर वाले कैरेक्टर है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब मैं पूछूं व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है, आप ध्यान समझिएगा, मे भी थोड़ा स्पीड पे लगे लेकिन फिर भी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिसमें हम फ्यू कैरेक्टर लेते हैं, फ्यू कैरेक्टर्स, प्लांट के फ्यू कैरेक्टर लेते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर नहीं लेते, एक या दो कैरेक्टर लेते हैं। और वो कैरेक्टर हम लोग ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से लेते हैं, यानी हम लोग फाइन मॉर्फोलॉजी से नहीं लेते वो कैरेक्टर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से लेते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब है या तो हम लोग रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर लेते हैं या तो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर लेते हैं। याद रखना, लिनियस नाम का साइंटिस्ट, आज तीसरी बार मैं लिनियस का नाम ले रहा हूं। पहले मैंने पढ़ाया था लिनियस का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, फिर पढ़ाया था मैंने आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दो प्रकार के टू किंगडम सिस्टम में। आज तीसरी बार पढ़ा रहा हूं लीनियस। लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड्रूसियम की बेसिस पर दे दिया। एंड्रूसियम की बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था दुनिया के जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे। तो याद रखना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग ये क्लासिफिकेशन लीनियस को समर्पित करते हैं। इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। दूसरा सिस्टम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैं ये रिक्शे वाले को भी बताऊं कि भगवान ने हमें क्या दिया, हाथ पैर नाक, ये तो बोलेंगे यस भगवान ने हमें दिया। ऐसे मैं बोलूंगा कि प्लांट में क्या दिया, रूट स्टेम लीफ। ऊपर से दिखने में रूट स्टेम लीफ है, लेकिन क्या प्लांट के पास एनाटॉमी नहीं है? क्या प्लांट के पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं है? एम्ब्रियोलॉजी, अंदर के भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब अंदर के स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहे हो तो आप नेचर की बात नहीं कर रहे हो। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक मैनी कैरेक्टर इन कंसीडरेशन। बहुत सारे कैरेक्टर हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं, एक नहीं मैनी कैरेक्टर लेते हैं। और ये जो मैनी कैरेक्टर लेते हैं दे आर फ्रॉम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। हम इन्हें अल्ट्रा स्ट्रक्चर से ले सकते हैं, हम लोग एनाटॉमी से ले सकते हैं ये कैरेक्टर, ये हम लोग उनकी बायोकेमिस्ट्री से ले सकते हैं, याद रखना। इसके अलावा हम लोग इनकी एम्ब्रियोलॉजी से कैरेक्टर ले सकते हैं। यानी भगवान ने जितना नेचर हमको दिया है एटसेट्रा, हर जगह से हम कैरेक्टर ले। अंतर देखें दोनों में, इसमें जो भी कैरेक्टर रहे वो केवल मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर थे, ओनली मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर थे। यहां पर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी का कैरेक्टर भी ले सकते हो, बायोकेमिस्ट्री का कैरेक्टर भी ले सकते हो, एम्ब्रियोलॉजी का कैरेक्टर भी ले सकते हो। तो यहां पर आप नेचर की बात कर रहे हैं, भगवान ने जो दिया सब की बात कर रहे हैं। और यहां पर हमारी मर्जी, हमारी जब मर्जी चलती है, इंसान की जब मर्जी चलती है तो हम लोग बोलते हैं भाई ये आर्टिफिशियल बात है। और जब नेचर की मर्जी चलती है तो हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी को हम लोग नेचुरल एफिनिटी का नाम देते हैं, नेचुरल एफिनिटी। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बेंथम और दूसरे का नाम था हुकर। बेंथम एंड हुकर नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको सामने डिफाइन कराया था। तो अब जल्दी जल्दी बताइए, तो ये सिस्टम जो था ये फेल क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि ये इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन इक्वल इंपॉर्टेंस देता था रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी और वेजिटेटिव कैरेक्टर को। और यहां पर रिप्रोडक्टिव बेटर कैरेक्टर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर कम बेटर है। इस वजह से ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। और क्लासिफिकेशन फेल होने के बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास तीसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, जिसको आप लोग को समझना है। थोड़ा स्पीड है, रिवीजन है, जो आपको समझते रहना चाहिए। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लेते हैं। द क्लासिफिकेशन विच डिपेंड अपॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी एक प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कौन पहले आया। जैसे एल्गी पहले आए,
एल्गी के बाद ब्रायो आया, ब्रायो के बाद टेरिडो आया। तो ये तो नॉन फ्लावरिंग का बात है, लेकिन फ्लावरिंग में भी बेटा आपको मालूम है दो तरीके के लोग हैं, एक डायकॉट और एक मोनोकॉट। तो मैं तुमसे पूछूं पहले कौन आया, तो ये पहले आप डायकॉट, मोनोकॉट मोर एडवांस माने जाते हैं। तो आप लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ कोई भी क्लासिफिकेशन करो तो उसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके जनक थे हचिंसन, हचिंसन। इसके अलावा एक साइंटिस्ट की जोड़ी थी, इसका नाम है एगलर एंड प्रेंटल। तो याद रखना एगलर और प्रेंटल ने भी क्लासिफिकेशन में हेल्प किया था और वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जल्दी से अब निपटाइए, दो क्लासिफिकेशन, टोटल 3 क्लासिफिकेशन हो गए। चलिए मैं बोर्ड में कुछ नहीं रख रहा हूं और आप आपसे पूछ रहा हूं, पहला सिस्टम क्या था? इट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा सिस्टम था? इट वाज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा सिस्टम कौन सा था जो हम लोगों ने पढ़ा? इट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास 3 और सिस्टम आए। एक आई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स एंड नंबर। यहां पर हम लोग कोड्स एंड नंबर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, कोड्स एंड नंबर। अब आप कहेंगे क्या बात है, बकवास है। तब मैं आपको बोलूंगा थोड़ा आइडिया लगाइए। हमारे पास 3 मुख्य बेटा बातें थी, एक रूट था, दूसरा स्टेम था, तीसरी हमारे पास लीफ थी, इसके बाद हमारे पास फ्लावर था, फ्रूट था, एक्सेट्रा। अब अगर मैं रूट को आर नाम का कोड दे दूं, स्टेम को एस नाम का कोड दे दूं, लीफ को एल नाम का कोड दे दूं, फ्लावर को एफ नाम का कोड दे दूं, और बताओ रूट की हम लोग 2 प्रकार की रूट देखे, एक टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट। तो आर में से जो टैप रूट का कैरेक्टर उसे मैं R1 बोल दूं और बेटा फाइब्रस रूट को R2 बोल दूं। इसी तरीके से मैं फ्लावर बोलूं, एसिमेट्रिक फ्लावर, यानी फ्लावर के भी कैरेक्टर को F1, F2 और F3 का नाम दे दूं। तो अभी मैं कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इन कैरेक्टर को किन फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं? कोड्स और नंबर के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं। तो ये कोड्स और नंबर को हमने कहां पर भर के रखा हुआ है? हम लोगों ने इसे कंप्यूट, सारे बच्चे चले गए, 350-400 बच्चे, फिर 40 हो गया। आया? ये ऑन करो। चलो कोई बात नहीं। अंकित जरा मार्कर और लेके आओ। ठीक है बच्चों, एक प्रॉब्लम हुई, हमारा पावर कट हुआ। पावर कट होने की वजह से इंटरनेट कनेक्शन भी गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से आपको 15-20 मिनट के लिए गड़बड़ हुआ। मैं इस क्लास को आज आधे घंटे बढ़ा दूंगा। जब तक कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं चैप्टर नहीं छोड़ने वाला। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पढ़ते वक्त हम लोगों ने बोला कि इस टैक्सोनॉमी में कैरेक्टर को हम लोग कोड्स और नंबर की बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। और कोड्स और नंबर को हम लोगों ने कंप्यूटर में डाला हुआ, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डाला हुआ है। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोड्स और नंबर के द्वारा कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। इसीलिए चूंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं, कोड्स की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी शब्द है, इस टैक्सोनॉमी की मदद से एक समय में हम लोग ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर
सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को एक बार में पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ कनेक्टेड थे तो आपको मालूम है आर्टिफिशियल बेटा जब लेते थे, आर्टिफिशियल वाला जब भी बेटा क्लासिफिकेशन लेते थे तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फ्यू कैरेक्टर लेते थे। जब हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेते थे तो मैं बोलता था मैनी कैरेक्टर को एक साथ क्लासिफाई कर सकते हैं या ले सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। लेकिन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, तो आर्टिफिशियल में फ्यू, नेचुरल में मैनी, और अब आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को पढ़ा जा सकता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बाद हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, इट इज अ टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कैरेक्टर। सेलुलर स्ट्रक्चर की बेसिस पर अगर कोई भी क्लासिफिकेशन हो, सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे कि हम लोग बात करें क्रोमोसोम नंबर की, क्रोमोसोम नंबर के अलावा हम लोग बात करें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की, तो अगर मैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के नंबर की बेसिस पर किसी भी पौधे का क्लासिफिकेशन करूं तो इट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी के बाद हमारे पास बेटा एक टैक्सोनॉमी आती है जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, और कीमोटैक्सोनॉमी का बेटा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल की बेसिस पर, प्लांट के केमिकल की बेसिस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करने लगूं तो इसे कीमोटैक्सोनॉमी बोलता हूं। अगर आप कीमोटैक्सोनॉमी का कोई उदाहरण मुझसे पूछना चाहें तो मैं बोलूंगा कि ऐसा ही उदाहरण मैंने रॉल्फिया वोमिटोरिया नाम के पौधे में पढ़ाया था। आप लोग को याद होगा रॉल्फिया वोमिटोरिया पौधे के जितने भी पौधे होते थे उनसे निकलने वाला रेजरपाइन नाम का केमिकल, अगर आप भूले नहीं तो रेजरपाइन नाम का केमिकल अपने डोजेज में, अपनी एफिशिएंसी में अलग अलग प्रकार का केमिकल था। वो केमिकल डोजेज और बेटा एफिशिएंसी की बेसिस पर अलग अलग था, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर जो क्लासिफिकेशन बेटा रॉल्फिया वोमिटोरिया के थे वो थे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 6 बातें पढ़ ली। अगर आप लोगों ने सही ढंग से पढ़ी तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास थोड़ा स्टेबल हुई है क्योंकि हम लोग के बीच में पावर कट हुआ, इस वजह से गड़बड़ हुआ, फिर भी आप लोग इसको सही ढंग से समझने की कोशिश करिए। पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। चौथा तो जो था हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी थी, पांचवा हम लोगों ने पढ़ा साइटोटैक्सोनॉमी, और छठा कीमोटैक्सोनॉमी। अगर यहां तक पढ़ चुके हो तो हम लोग फिर से प्लांट किंगडम के 5 मेंबर के पास आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लांट किंगडम के 5 मेंबर हैं। एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायो, तीसरा है टेरिडो, चौथा है जिम्नो, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो अब हम लोग एक एक करके इन पांचों के पांचों मेंबर को एक एक करके पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्गी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि एल्गी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। एल्गी का मतलब होता है सीवीड, समुद्री खरपतवार है ये, याद रखना। एल्गी इज अ सीवीड। आज के बाद चाहे मैं एल्गी पढ़ाऊं, ब्रायो पढ़ाऊं, टेरिडो पढ़ाऊं, जिम्नो पढ़ाऊं, एंजियो पढ़ाऊं, मैंने कल आपको 8 पॉइंट पढ़ाए थे, उन 8 पॉइंट की बेसिस पर ही मैं एल्गी को पढ़ाऊंगा, ब्रायो को पढ़ाऊंगा, टेरिडो को पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था हैबिट एंड हैबिटेट, आप लोग बिल्कुल फटाफट देखते जाइए। दूसरा पॉइंट है फॉर्म, मैं एल्गी का फॉर्म डिस्कस करूंगा। तीसरा पॉइंट में पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी, मैं पढ़ाऊंगा कि क्या क्या एल्गी की मॉर्फोलॉजी हो सकती है। चौथा पॉइंट में पढ़ाऊंगा एनाटॉमी इफ रिक्वायर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। इसके बाद बेटा मैं 5वां पॉइंट पढ़ाऊंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ये 8 पॉइंट पर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यानी पूरी की पूरी एल्गी पढ़ाई जा सकती है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मैं आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी का पढ़ाऊंगा। इसके बाद पढ़ाऊंगा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि एल्गी का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। और आखिरी पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लासिफिकेशन, एल्गी को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो भाई आप जल्दी जल्दी इसको पढ़िए। पहले तो हैबिट एंड हैबिटेट याद रखना। एल्गी के साथ ये शब्द जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मछली जल की रानी है, देन एल्गी जल की रानी। एल्गी आर द फिश ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें फिश ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और अगर कोई पूछे कि सर एल्गी रहती कहाँ है, आप मुझे बताइए हैबिट एंड हैबिटेट इसका कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये एक्वेटिक हैबिटेट है।
एक्वेटिक मतलब एक्वा मतलब पानी। एक्वेटिक हैबिटेट दो प्रकार का हैबिटेट है, एक फ्रेश वाटर और दूसरा मरीन। ये फ्रेश वाटर कंडीशन में भी रह सकती हैं और मरीन कंडीशन में भी रह सकती हैं। तो कुछ एल्गी फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ रहती हैं मरीन में। दूसरा पॉइंट है फॉर्म। देखिए एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मैं आपको बता दूं। एल्गी यूनिसेलुलर है जैसे कि क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास, लेकिन ये जो एल्गी यूनिसेलुलर एल्गी है इसको हम लोगों ने प्रोटिस्टा में डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब यूनिसेलुलर एल्गी को प्लांट में डिस्कस करना बेवकूफी है। दूसरे तरीके की एल्गी जो हो सकती है वो मल्टीसेलुलर एल्गी हो सकती है, मैं जिनके बारे में मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी मल्टीसेलुलर। फॉर्म में डिस्कस करते वक्त हम पढ़ेंगे एल्गी या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टीसेलुलर हो सकता है, लेकिन चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, एल्गी हमेशा यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक का मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसके बाद आपको डिस्कस करनी है एल्गी की मॉर्फोलॉजी। देखिए एल्गी की जब कभी कोई मॉर्फोलॉजी डिस्कस करे तो आपको मैंने यूनिसेलुलर पहले पढ़ा दिया, यूनिसेलुलर को हटा दो, और मल्टीसेलुलर एल्गी की बेटा अगर कोई मॉर्फोलॉजी आपसे डिस्कस करे तो कुल मिला के 2 या 3 तरीके की मॉर्फोलॉजी है। पहली मॉर्फोलॉजी है कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं और कॉलोनी बना के रहते हैं, इन्हें स्लाइम लेयर के द्वारा बेटा कवर किया जाता है। मल्टीसेलुलर एल्गी में कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन नीट, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो मल्टीसेलुलर एल्गी कैन बी कॉलोनियल। कॉलोनी बेटा मोटाइल हो सकती है तो फ्लैजला होगा, नॉन मोटाइल होंगी तो फ्लैजला नहीं होगा। खैर कॉलोनियल एल्गी के अलावा कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फिलामेंट के फॉर्म में रह सकते हैं, फिलामेंटस एल्गी हो सकते हैं। तो दूसरा तरीका होता है फिलामेंटस एल्गी। और फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल आपको अगर लर्न करने हैं तो याद रखना यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। बस आगे चलिए। इसके अलावा एल्गी का जो तीसरा रूप हो सकता है ये हो सकता है बेटा कॉम्प्लेक्स बॉडी। एल्गी की कॉम्प्लेक्स बॉडी भी हो सकती है, और ये कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले एल्गी के एग्जाम्पल हैं फ्यूकस, जनरली ब्राउन एल्गी है, या फिर केल्प्स। केल्प्स और फ्यूकस जो हैं ये आपकी बॉडी रखते हैं कैसी, बताओ कैसी रखते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो 3 तरीके की मॉर्फोलॉजी मिल सकती है, या तो कॉलोनियल मिल सकता है, या तो फिलामेंटस मिल सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स बॉडी वाला मिल सकता है। तो मैंने हैबिट एंड हैबिटेट बताया, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन। मैंने फॉर्म बताया, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में मैंने बोला कि क्लोरेला था जो कि प्रोटिस्टा का मेंबर हो गया। मल्टीसेलुलर मेंबर आपके पास है, इनकी मॉर्फोलॉजी में ये कॉलोनियल हो सकते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, ये फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, और कॉम्प्लेक्स बॉडी के हो सकते हैं जैसे कि फ्यूकस एंड केल्प। एनाटॉमी हमारे कोर्स में है नहीं, बचता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते वक्त आपको मालूम होना चाहिए। देखिए भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं पढ़ा रहा हूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके पास तरह तरह के बेटा क्लोरोफिल होते हैं, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका हमेशा ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑल दो कुछ लोग, कुछ एल्गी जो होंगे बेटा वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एल्गी कैसे होंगे बेटा, ऑटोट्रॉपिक होंगे। तो इतना पढ़ लेने के बाद हम लोग के पास अगला पॉइंट आएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर। जल्दी जल्दी से रिवाइज करिए। हैबिट एंड हैबिटेट, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैरीन। फॉर्म कैसा होगा, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हुआ तो गया प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर यहां पर आया। मॉर्फोलॉजी के बारे में जब कोई बात करेगा तो मॉर्फोलॉजी मल्टीसेलुलर मॉर्फोलॉजी में कॉलोनियल होगा, एग्जांपल है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस होगा तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा होगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी जो फ्यूकस और बेटा केल्प के द्वारा होती है। एनाटॉमी हमारे पास कोर्स में है नहीं, और हमने पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्लोरोप्लास्ट रखने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ये लोग ऑटोट्रॉपिक हैं। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका बहुत जबरदस्त है। मैंने वो कल भी पढ़ाया था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है। एक तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आपको मालूम है मैं पहले पढ़ा चुका हूं। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा प्रकार का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस पढ़ाते वक्त भी मैंने यही 3 रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे आपको, याद करो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 तरीके थे। नंबर 1 इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अगर कोई एल्गी अपना फ्रेगमेंट तोड़ करके, फ्रेगमेंट तोड़ देने की वजह से गड़बड़ बेटा नया एल्गी पैदा कर दे तो फ्रेगमेंटेशन है। इसके अलावा फिजन है, इसके अलावा बडिंग है। याद रखना ज्यादातर एल्गी फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फंजाई याद करिए, फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग था, लेकिन ज्यादातर फंजाई क्या करते थे,
फ्रेगमेंटेशन कर देते। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दे विल फॉर्म स्पोरेंजियोस्पोर, जैसे फंजाई स्पोर्स बनाते थे वैसे ही स्पोरेंजियोस्पोर्स ये भी बनाते हैं। दो प्रकार के स्पोर हैं, फ्लैजला वाले स्पोर, दीज आर नोन एज जू स्पोर्स, यानी कि ये मोटाइल स्पोर्स हैं, और बेटा नॉन मोटाइल स्पोर होंगे जिनको हम लोग ए प्लानोस्पोर बोलते हैं, ये ऐसे स्पोर हैं जो नॉन मोटाइल हैं। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल मैंने डिटेल में पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एल्गी की खास बात है ये सिंगैमी करते हैं। अब कल जिन लोगों ने बेटा चैप्टर नहीं पढ़ा वो सोचेंगे कि सिंगैमी क्या होता है। मैंने बोला था सिंगैमी करते वक्त आपको एक मेल गैमीट मिलेगा, लेट सपोज इट इज अ मेल गैमीट, और दूसरा फीमेल गैमीट मिलेगा, लेट सपोज इट इज अ फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज करने लगे तो दोनों का साइटोप्लाज्म और दोनों का न्यूक्लियस साथ साथ फ्यूज हो जाता है। याद रखना, जब प्लाज्मोगैमी का मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन और न्यूक्लियस का फ्यूजन, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होने लगे, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी साथ साथ होने लगे, एक साथ हो जाए तो इसे बोलते हैं सिंगैमी। और सिंगैमी करना एल्गी का फीचर है। अगर फंजाई याद करिए तो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती थी, यहां पर प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत बाद कैरियोगैमी हो गई, तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ इसे बोलेंगे सिंगैमी। पर सिंगैमी कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की। अगर मेल गैमीट के जैसा फीमेल गैमीट है, एग्जैक्ट सेम है, दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल एक जैसे, एकदम एक जैसे, तो हम ऐसी सिंगैमी को बोलेंगे आइसोगैमस। आइसो मतलब दोनों गैमीट एक जैसे हैं और दोनों फ्यूज हो गए, इसे आइसोगैमस बोला गया। अगर बेटा मेल स्मॉलर है और मोटाइल है, फीमेल लार्जर है वो भी मोटाइल है, और दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ये रहा फीमेल गैमीट, ये रहा मेल गैमीट, और यहां पर जाइगोट बन रहा, इट इज नोन एज एन आइसोगैमस, इसे बोलेंगे एन आइसोगैमस। वेरी गुड। और तीसरे तरीके का बेटा मेल तो मोटाइल है और फीमेल नॉन मोटाइल गैमीट है। मान लो ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए और अब जाइगोट बना, इट इज नोन एज oogamous। अब आप ध्यान से देखें तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगैमी करता है, लेकिन सिंगैमी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस सिंगैमी का एग्जांपल भाई साहब यूलोथ्रिक्स हो सकता है, आपको याद रखना यूलोथ्रिक्स, लेकिन ये मोटाइल कंडीशन में हो सकता है। लेकिन नॉन मोटाइल गैमीट भी आइसोगैमस कंडीशन में फ्यूज हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। याद रहे, अगर तुम्हें याद रह जाए तो स्पाइरोगाइरा में मोटाइल स्टेज नहीं होती, तो नॉन मोटाइल आइसोगैमस का एग्जांपल है। आजकल यूडोरिना एग्जांपल आया है एनसीईआरटी में जो एनाइसोगैमस का एग्जांपल है, और oogamous का एग्जांपल इट इज फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। तो आप देख लें, मैंने आपको रिप्रोडक्शन सेक्सुअल 3 प्रकार का पढ़ा दिया और तीनों आपके सामने है। पहला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के आपको पढ़ाया, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया स्पोरेंजियोस्पोर, मोटाइल स्पोर इज जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर इज एप्लानोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान करने वाले लोग हैं सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब होता है जब दोनों गैमीट की साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साथ साथ फ्यूज हो जाए, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो जाए। सिंगैमी 3 प्रकार की, आइसोगैमस, आइसोगैमस में मोटाइल आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल आइसोगैमस स्पाइरोगाइरा। इसके बाद एनाइसोगैमस का एग्जांपल है यूडोरिना, और इसके बाद oogamous का एग्जांपल है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। तो हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए? हैबिट एंड हैबिटेट। आप भूल जाएंगे तो मुश्किल हो। हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, यस, एनाटमी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद आता है क्या? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एल्गी की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इस दुनिया में क्या है? एल्गी इस दुनिया में किस इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हैं? देखो 6 पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखे हैं, ओनली 6 पॉइंट जो एल्गी की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को बताते हैं। बोलते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इस दुनिया में जितनी भी हो रही है उसका अकेला 50% काम एल्गी ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी इस दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50% फोटोसिंथेसिस केवल कौन कर रहे हैं? एल्गी। और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं, ये भी बड़ा
बड़ा फायदेमंद चीज है कि ऑक्सीजन को ये इन्वायरमेंट में घोल रहे। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार पूछा है, अगार अगार नाम का केमिकल, ये जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के बेटा एल्गी निकालते हैं, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी इसे निकालते हैं, तो ये भी हमें बेटा एल्गी से ही मिलता है। इसके अलावा आपको मालूम है कुछ है एडिबल एल्गी, एडिबल जिन्हें हम लोग खा रहे हैं, जिनमें से हम लोगों ने देखा था यस पोरफायरा था, यस आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा सारगैसम था। अब एनसीईआरटी बोलती है लगभग 70 स्पीसीज हैं ऐसी एल्गी की जो खाई जा सकती हैं, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा इनसे हाइड्रोकोलाइट निकलते हैं, आप भूलेंगे नहीं, हाइड्रोकोलाइट्स, और इन हाइड्रोकोलाइट्स में से एक है बेटा एल्गिन, दूसरा है कैरेंजीन। याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एल्गिन एंड कैरेंजीन। जहां पर मैं बोल दूं क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, तो एल्गिन और कैरेंजीन नाम का जो सब्सटेंस है ये एल्गी से निकला है। एल्गिन निकला हुआ है बेटा ब्राउन एल्गी से, आप लोग याद रखें, और कैरेंजीन निकला हुआ है बेटा रेड एल्गी से। तो एक ब्राउन एल्गी से निकला है, दूसरा रेड एल्गी से निकाला गया है। तो एक काम 2 3 4 और इसके अलावा 5, छठा काम याद रखना कि ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। एक है क्लोरेला, क्लोरेला नाम का एल्गी, ऑल्दो ये यूनिसेलुलर है, इसको प्लांट किंगडम में डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन एल्गी में डिस्कस कर रहे हैं तो कर ले रहे। इसके अलावा स्पाइरुलिना, फिर से मैं बता दूं स्पाइरुलिना BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एल्गी नहीं है, रियल एल्गी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया, लेकिन ये दोनों सिंगल सेल प्रोटीन का काम करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन ये आपको पढ़ाई गई होगी SCP, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इतना अच्छा सोर्स है कि एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये इसे अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो 6 बेटा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपके सामने मैंने पढ़ा दी, और इन इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को पढ़ने के बाद आप लोग इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लें। तो एल्गी को टोटल 3 क्लासेस में बांटा गया है, और मैं इन तीनों क्लासेस को एक एक करके लिख दे रहा हूं। याद रखना यहां पर लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन को एक ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्गी का क्लासिफिकेशन किन किन बातों में होता है, एक तो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की बेसिस पर, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल कि किस एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल है, इस बेसिस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट, कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा स्टोरेज मटेरियल, स्टोरेज फूड मटेरियल, इस बेसिस पर भी एल्गी का क्लासिफिकेशन होता है। और इसके अलावा बेटा रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोडक्शन कितने तरीके से और कैसे कर सकते हैं, इस बेसिस पर भी बेटा एल्गी का क्लासिफिकेशन होता है। आपको जो नहीं भूलना है कि एल्गी के क्लासिफिकेशन में 3 मुख्य क्लासेस हैं जो आपको नहीं भूलनी है, याद रखेंगे। पहली क्लास का नाम है बेटा क्लोरोफाइसी, क्लोरो शब्द ही होता है बेटा ग्रीन, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरी हमारे पास बेटा जो है इट इज नोन एज फियोफाइसी। मैं तीनों की तीनों क्लासेस को एक साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि कंपैरिजन बना रहे। और तीसरी क्लास है रोडोफाइसी। तो आपके सामने 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इन तीनों क्लासेस को पढ़ते हैं। याद रखना पहले तो तीनों में कंपेयर करते हैं टाइप ऑफ क्लोरोफिल। यस, यहां पर क्लोरोफिल ए, साथ में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी, और यहां पर क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी। याद रखना सब जगह पर क्लोरोफिल ए है, ए तीनों जगह पर क्लोरोफिल ए है, लेकिन क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल ए के साथ बेटा क्लोरोफिल डी है। इसके बाद एसेसरी पिगमेंट, कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट है, याद रखना यहां पर है बीटा कैरोटीन नाम का एसेसरी पिगमेंट जो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा यहां पर है फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट, और इसके अलावा ज़ैंथोफिल नाम का पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथिल और ज़ैंथोफिल नाम का पिगमेंट है। और रोडोफाइसी में आर फाइकोइरेथ्रिन नाम का पिगमेंट है, आर फाइकोइरेथ्रिन, आप भूलेंगे नहीं, याद रखना। इसके बाद जो आप लोगों को चीजें याद रखनी है इनकी बेटा, वही 8 पॉइंट, हैबिट एंड हैबिटेट। याद रखना ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, आप भूलेंगे नहीं, और ये मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं।
फियोफाइसी मोस्टली मैरीन है, रेयरली फ्रेश वाटर, मोस्टली मैरीन है। और बेटा रोडोफाइसी भी मोस्टली मैरीन है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, तीनों में से एक बंदा ऐसा है जो फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों जगह है, वो कौन है? क्लोरोफाइसी। मैं सारे कैरेक्टर एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कंपेयर हो जाए। याद रखना, फॉर्म में क्लोरोफाइसी कैन बी यूनिसेलुलर यू बाई सी और कैन बी मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। फियोफाइसी ओनली मल्टीसेलुलर होते हैं, केवल मल्टीसेलुलर होते हैं। रोडोफाइसी भी बेटा ज्यादातर समय पर मल्टीसेलुलर ही होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, एक आधा एक्सेप्शन हो तो अलग बात है। तो पहला हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा हो गया फॉर्म, तीसरा हो गया मॉर्फोलॉजी। इनकी मॉर्फोलॉजी में ये कॉलोनियल हो सकते हैं। आपको याद होगा कॉलोनियल का एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था, वॉलवॉक्स। ये फिलामेंटस हो सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको फिलामेंटस का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स। यस, यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है। 11 स्पाइरोगायरा भी बेटा क्लोरोफाइसी का मेंबर है। याद रखना, इनकी मॉर्फोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। फियोफाइसी के मेंबर में बेटा सबस्ट्रेटम से अटैच होने वाला स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट। इनके पास होल्ड फास्ट नाम का मटेरियल होता है। इसके अलावा आपको मालूम है इनमें फ्रॉन्ट्स पाई जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें बोलते हैं हम लोग फ्रॉन्ट्स। इसके अलावा स्टाइप नाम का स्ट्रक्चर पाता है, यानी इनकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। और याद रखना, रोडोफाइसी की बॉडी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। दे ऑल्सो हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी। भूलना नहीं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। याद रखो, इनमें कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, लेकिन इनमें इनकी बॉडी जो हो सकती है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी हो सकती है, जिसमें 3 पार्ट हो सकते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट्स। और इनकी बॉडी कैसे हो सकती है? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन और स्टोरेज फूड मटेरियल, ध्यान से सुने। इनका जो स्टोरेज फूड मटेरियल है, क्लोरोफाइसी का जो स्टोरेज फूड मटेरियल है, ये है स्टार्च या फिर पायरिनॉइड बॉडी। आप भूलेंगे नहीं, स्टार्च और पायरिनॉइड बॉडी। फियोफाइसी के मेंबर का जो स्टोरेज फूड मटेरियल है, इट इज नोन एज लैमिनेरिन। लैमिनेरिन और एक अल्कोहल जिसको आप नहीं भूलेंगे, इट इज नोन एज मैनिटॉल। अल्कोहल इनके पास मैनिटॉल है। और याद रखना, इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च नाम का स्टोरेज मटेरियल है। फ्लोरिडियन स्टार्च नाम का स्टोरेज मटेरियल है। ये भी आप नहीं भूलें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है। याद रखना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जू स्पोर से है। ये लोग जू स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों प्रकार की सिंगैमी रखते हैं, यानी ये आइसोगैमस भी होते हैं, एनआइसोगैमस भी होते हैं और ऊगैमस भी होते हैं। बस अंतर रखने वाली बात क्या है, जिस समय आइसोगैमस होते हैं इनके गैमीट में फ्लैजला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजला। अगर फ्लैजला पाए जा रहे हैं तो इनके गैमीट होंगे मोटाइल। बस ये फ्लैजला का नंबर और फ्लैजला की पोजीशन आपको याद रखनी, जिससे क्वेश्चन बनेगा। क्या याद रखना है जिससे क्वेश्चन बनेगा? याद रखना, इनके जो फ्लैजला है, ये लो मैं यहां लिख दे रहा हूं फ्लैजला। इनके फ्लैजला एपिकल पोर्शन में पाए जाते हैं, यानी फ्लैजला दे आर प्रेजेंट इन एपिकल पोर्शन। और इनका नंबर 2 से लेकर 8 होता है, 2, 4, 6, 8, और एपिकल पोजीशन में होते हैं। और सारे के सारे फ्लैजला इक्वल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल साइज के। यस, फियोफाइसी भी बेटा अपने गैमीट्स बनाते हैं। इनके गैमीट भी बेटा मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन इनके जो फ्लैजला होंगे वो लैटरल साइड में पाए जाते हैं। याद रखना, फ्लैजला प्रेजेंट इन लैटरल साइड। लैटरल साइड, अंतर देखिए, यहां पर जो फ्लैजला है वो एपिकल पोजीशन में प्रेजेंट होंगे और इनके फ्लैजला लैटरल साइड में होंगे। और फ्लैजला का नंबर हमेशा 2 होगा, 2 से ज्यादा फ्लैजला इनके पास नहीं होंगे। और रोडोफाइसी के बारे में याद रखना, देयर इज नो मोटाइल स्टेज। इनमें कोई मोटाइल स्टेज ही नहीं होती। याद रखना, फियोफाइसी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन रोडोफाइसी केवल ऊगैमस करता है, और वो भी केवल एडवांस ऊगैमी। ऐसी एडवांस ऊगैमस कंडीशन करता है जिसमें मोटाइल गैमीट ना हो।
ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपको आपकी बुक से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर इतनी जल्दीबाजी में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे साथ एक रिवीजन करिए। मैं आपको एनसीईआरटी का पेज बोलता हूं, आप वो ओपन करिए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 है और पेज नंबर 33 में आप ओपन करके देखिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के कॉमन नाम, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। फिर आपने मेजर पिगमेंट उसमें लिखा हुआ है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड और क्लोरोफिल डी। फिर स्टोरेज फूड मटेरियल देखिए, वहां लिखा होगा स्टार्च, यहाँ लिखा होगा लैमिनारिन एंड मैनिटॉल और यहाँ लिखा होगा फ्लोरिडियम स्टार्च। इसके बाद वहां पर फ्लैजला का नंबर लिखा होगा, पोजीशन लिखी होगी, इक्वल लिखा होगा। याद रखना फियोफाइसी के जो फ्लैजला होते हैं दोनों का साइज इक्वल नहीं होता, इट इज अनइक्वल। ये अनइक्वल साइज के फ्लैजला हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अनइक्वल साइज के फ्लैजला हैं जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। और इनके जितने भी फ्लैजला हैं 2 से लेकर 8 तक सबके सब इक्वल फ्लैजला हैं। और याद रखना यहाँ पर तो मोटाइल स्टेज ही नहीं है। इसके बाद इन्होंने इनका बेटा पूछा है हैबिट एंड हैबिटेट। ये हैबिट एंड हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मैरीन में भी मिल सकते हैं। ये केवल ज्यादातर मैरीन में मिलते हैं, ये भी मैरीन में मिलते हैं, लेकिन इनमें फ्रेश वाटर कुछ बहुत हो सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हैं जो लर्न करने, देखिए मैंने कितने एग्जाम्पल लिखा दिए हैं। वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, क्यारा है, इसके अलावा क्लोरेला है, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल है। अगर कोई फियोफाइसी के एग्जाम्पल आपसे लर्न करने के लिए कहे तो आप लिख सकते हैं एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके पास। फ्यूकस है। और अगर कोई रोडोफाइसी के एग्जाम्पल बोले, आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, जेलिडियम है, ओके, ग्रेसिलेरिया है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के अलावा आपकी बुक में दिया गया पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा नाम का एग्जाम्पल है, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आप लोग एल्गी को लर्न कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादातर पॉइंट एल्गी के रिवाइज हो जाए और आपका काम हो जाए। चूंकि बीच में थोड़ा सा फोकस गड़बड़ हुआ, हमारी लाइट चली गई, लाइट चली जाने की वजह से हमारा इंटरनेट गड़बड़ हो गया। आज मैं ओमेगा इंस्टीट्यूट आया हुआ हूँ क्योंकि ऑटो फोकस की गड़बड़ी हो रही थी, ऑटो फोकस में दिक्कत हो रही थी मुझे घर पे, इस वजह से। लेकिन अब देखिए बैड लक था और बैड लक की वजह से यहाँ पर भी कुछ देर के लिए लाइट चली गई और लाइट चली जाने की वजह से हमारा कोर्स थोड़ा लेट हुआ। बट आप चिंता मत करिए, मैं चैप्टर पूरा करा के ही जाऊंगा। मैं यहाँ पर हूँ चैप्टर को पूरा कराने के लिए। तो क्या आप इन तीनों को रिवाइज कर सकते हैं? बिना देखे रिवाइज करिए। पहला कौन? क्लोरोफाइसी। दूसरा कौन? फियोफाइसी। तीसरा कौन? रोडोफाइसी। 8 पॉइंट पर डिस्कस करना है बस। बताओ इनमें कौन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनमें कौन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, इनमें कौन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। इसके बाद बीटा कैरोटीन यहाँ पर है, यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिलिन, यहाँ पर आर फाइकोइरेथिन नाम का पिगमेंट। इसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट, बिना देखे याद करिए, बिना देखिए। ये फ्रेश वाटर भी है, मैरीन भी है, ये मोस्टली मैरीन है, ये भी मोस्टली मैरीन है। अब आइए बॉडी पर, इनकी बॉडी कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। कॉलोनियल किसकी एग्जांपल थी? क्लोरेला की। और इनकी बॉडी फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंटस किसका था? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा का। चलिए इसकी बॉडी में 3 पार्ट, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट्स। होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट्स, इनके एग्जाम्पल आपको मालूम चल गए, बेटा लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। इसके बाद फॉर्म के बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। देखो इनका स्टोरेज मटेरियल, क्लोरोफाइसी का स्टोरेज मटेरियल था स्टार्च, इनका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल था मैनिटॉल और लैमिनेरिन, और इनका एग्जाम्पल था फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त मैंने आपको पढ़ाया गैमीट में फ्लैजेला का नंबर, क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला का नंबर 2 से लेकर 8 तक, एपिकल और इक्वल। यहां पर जो होंगे वो फ्लैजेला कितने होंगे? 2 होंगे, और लेटरल पोजीशन पे होंगे, अनइक्वल होंगे। और यहां पर जो फ्लैजेला होंगे वो फ्लैजेला होंगे नहीं, रोडोफाइसी के मेंबर में कोई फ्लैजेला नहीं होगा, क्योंकि रोडोफाइसी के मेंबर ए फ्लैजलेटेड इन नॉन मोटाइल कंडीशन में बेटा मूवमेंट का, बेटा अपना गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। देखो वीडियो सही चल रहा है? ओके, नाउ इधर चलना बंद हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास एल्गी खत्म करने के बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है ब्रायोफाइटा। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सोचो। व्हाई इट इज नोन एज ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा एम्ब्रियो शब्द से उठाया गया। देखिए एम्ब्रियो पढ़िए, एम्ब्रियो का ईएम हटा दीजिए तो क्या मिलेगा? ब्रायो मिलेगा। तो याद रखना ब्रायोफाइटा आर द फर्स्ट प्लांट
इस दुनिया के पहले प्लांट है विच फॉर्म एम्ब्रियो। ये पहले प्लांट हैं जिन्होंने एम्ब्रियो बनाया है। दे आर द फर्स्ट प्लांट विच फॉर्म द एम्ब्रियो। इनके पहले किसी ने एम्ब्रियो नहीं बनाया था। कोई पूछे एल्गी में एम्ब्रियो है? नहीं है। पूछे कोई फंजाई एम्ब्रियो बनाते हैं? नहीं बनाते। ना एल्गी एम्ब्रियो बनाता है ना फंजाई एम्ब्रियो बनाता है। सो ब्रायोफाइटा का मेंबर ही पहला प्लांट है जिसने एम्ब्रियो बनाया। याद रखना, एम्ब्रियो शब्द से ही ब्रायो शब्द उठाया गया, कभी मत भूलिएगा। याद रखना, एम्ब्रियोफाइटा के बारे में आपको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए। देखो ये मल्टी सेलुलर है, एल्गी केवल यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर है। याद रखना ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है। ये पहला प्लांट है जिसने एम्ब्रियो बनाया। याद रखना, जब इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे, ध्यान से सुनो, 8 पॉइंट वही है। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट में बात करते हुए बोलेंगे फर्स्ट लैंड प्लांट है ये पहला लैंड प्लांट है। याद करो, इसके पहले एल्गी कहां पर रहते थे? पानी में रहते थे। तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा आता। ब्रायोफाइटा ने पानी से बाहर निकलकर लैंड में ट्राई किया कि लैंड में जाते हैं, लेकिन ये लैंड पे सक्सेस नहीं हुए। लैंड में सक्सेस नहीं हुए क्योंकि इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती रहती। दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना, इनकी कुछ स्टेज वाटर में भी रहती है, यानी ये लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। जो दोनों जगह रहे, यानी जमीन में भी रहे और पानी में भी रहे, तो दो जगह जीवन गुजारता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फी। एम्फी मतलब बोथ, बियन मतलब लाइफ, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ये मेढकों की तरह है। मेढक जमीन में कितनी भी दूर गुजर जाए, कहीं भी निकल जाए, लेकिन मेढक जिस समय पर रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, एग लेइंग कर रहा होगा, उसे पानी में आना पड़ेगा। ठीक वैसे ही बेटा ब्रायोफाइटा के मेंबर है, वो लैंड में कहीं पर भी रहें, लेकिन बेटा लैंड से उन्हें वाटर की तरफ आना ही पड़ेगा। इसीलिए इनका हैबिट एंड हैबिटेट मॉइस्चरस प्लेस पर होता है। मॉइस्चरस प्लेस, जहां पर भी मॉइस्चर मिल जाएगा ब्रायोफाइटा वहीं पर मिलेंगे। सिंपल पॉइंट है। 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। मैं देखो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। ब्रायोफाइटा का नाम ब्रायोफाइटा ही क्यों है? क्योंकि ये एम्ब्रियो शब्द से उठाया गया। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में से ईएम हटाओ तो ब्रायो बचेगा। ये पहले प्लांट है जिन्होंने एम्ब्रियो बनाया। इसके पहले किसी ने एम्ब्रियो नहीं बनाया था, चाहे वो एल्गी हो चाहे फंजाई, इन्होंने एम्ब्रियो नहीं बनाया था। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। याद रहे, इनका हैबिट एंड हैबिटेट, ये पहले लैंड प्लांट है, जमीन में आने वाले पहले पौधे हैं, लेकिन पानी की तरफ वापस लौटते हैं। पानी की तरफ वापस लौटते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से पानी में आते हैं। इसलिए दोनों जगह रहते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी। लैंड और वाटर में दोनों जगह पर रहने की वजह से इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। यस, व्हाटएवर यू आर डूइंग, स्टॉप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट किंगडम को आप लोग बहुत ज्यादा तरीके से समझिए, वरना प्लांट किंगडम का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। याद रखना, प्लांट दुनिया में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। वन इज नोन एज गैमीटोफाइट, भूलिएगा मत। वन इज नोन एज गैमीटोफाइट, अनदर इज नोन एज स्पोरोफाइट। इस दुनिया में प्लांट 2 प्रकार के हैं। वन इज नोन एज गैमीटोफाइट, अनदर वन इज नोन एज स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट वो प्लांट है जो गैमीट फॉर्मिंग है। ये दुनिया में गैमीट बनाने आए हैं, गैमीट के अलावा इनको और कुछ बनाना नहीं आता। गैमीट बनाने की वजह से इन गैमीटोफाइट में 2 प्रकार के बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एक है एंथ्रीडिया, इनके पास एंथ्रीडिया नाम का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और आर्कीगोनिया नाम का भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंथ्रीडिया जो ऑर्गन है बेटा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और आर्कीगोनिया वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि गैमीट बनाने के लिए यू नीड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो गैमीटोफाइट। और दुनिया में दूसरे प्रकार के जो प्लांट हैं वो हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग स्पोरोफाइट। ये है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट का नाम ही स्पोरोफाइट है। स्पोरो मतलब स्पोर फॉर्मिंग प्लांट। ये दुनिया में स्पोर बनाने के लिए आए हैं, गैमीट बनाने के लिए नहीं आए। तो बताओ कितने प्रकार के प्लांट आप दुनिया में देख रहे हैं? एक है गैमीटोफाइट और दूसरे हैं स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। ये है कॉन्सेप्ट प्लांट किंगडम का, अगर आप ना भूलें। तो जब भी कभी भी आपको गैमीटोफाइट दिखाई पड़े, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि गैमीटोफाइट नाम का एक प्लांट आया, तो उसमें आप ढूंढिए एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया से बनेगा मेल गैमीट, ये रहा मेल गैमीट, सपोज मेल गैमीट। आर्कीगोनिया से बनेगा फीमेल गैमीट,
और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का होगा फर्टिलाइजेशन, भूलिएगा मत, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। एक रूल के अनुसार गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, दीज आर द हैप्लॉइड गैमीट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, इट इज डिप्लॉइड। जाइगोट में होगी माइटोसिस, शब्द याद रखिएगा माइटोसिस। अगर माइटोसिस हो गई तो बनेगा एम्ब्रियो। तो अगर माइटोसिस हुई तो क्रोमोसोम का नंबर सेम, जाइगोट 2n तो एम्ब्रियो भी 2n। और एक बार एम्ब्रियो बेटा बन जाए तो एम्ब्रियो विल जर्मिनेट, याद रहेगा, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। तो देखिए गैमीटोफाइट n था, गैमीट भी n थे, दो n आपस में जुड़े, 2n जाइगोट बना, जाइगोट से बन गया स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट 2n हो गया। अब याद रखना दुनिया का कोई भी स्पोरोफाइट हो, एक रूल के अनुसार उसके पास दुनिया का कोई भी स्पोरोफाइट हो, ब्रायोफाइटा को छोड़ करके दुनिया का कोई भी स्पोरोफाइट हो, उसमें होंगी रूट, उसमें होंगे स्टेम और उसमें होंगी लीफ, याद रखना। और वो 2n स्ट्रक्चर होगा स्पोरोफाइट। दुनिया का कोई भी स्पोरोफाइट मिल जाए एक्सेप्ट ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा में फुट, सीटा और कैप्सूल होते हैं। कॉन्सेप्ट है रट्टा ना मारो तो अच्छा है, अगर रट्टा मारोगे तो मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का कोई भी स्पोरोफाइट हो उसमें रूट स्टेम लीफ होती है। तो रूट भी 2n, स्टेम भी 2n, लीफ भी 2n। लेकिन रूट स्टेम लीफ मिलने के बाद आप रुके नहीं, रूट स्टेम लीफ मिलने के बाद आप उस पौधों में स्पोरोफिल ढूंढे, स्पोरोफिल, ये भी 2n होगा। स्पोरोफिल के ऊपर मिलेगी स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल जब मिल जाए तो उसमें स्पोरेंजिया ढूंढे, स्पोरेंजिया में ढूंढे स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको ये मालूम है मैं इस चीज को पढ़ाता हूं। स्पोरोफिल 2n, ये वो स्पेशल पत्तियां हैं जो नॉर्मल पत्तियों से अलग हैं, जिनमें स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर कुछ टिश्यूज है जिनका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। उन स्पोरोजिनस टिश्यू में मिलेंगी आपको स्पोर मदर सेल। याद रखना स्पोर मदर सेल भी 2n होगी, स्पोरोजिनस टिश्यू 2n होगा, स्पोर मदर सेल भी 2n होगी। अब स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, भूलिएगा मत, मियोसिस। और कभी भी मियोसिस हो जाए तो 2n स्ट्रक्चर से n स्ट्रक्चर मिलेंगे और मियोसिस से बनने वाले स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा स्पोर्स, याद रखना। और ये जो स्पोर्स होंगे ये होंगे हैप्लॉइड, क्या होंगे, हैप्लॉइड। और एक बार स्पोर बन जाएं तो याद रखना स्पोर विल जर्मिनेट। मैं 2 मिनट के लिए यहां पर रुक भी सकता हूं अगर आपको जल्दी लग रहा है। स्पोर भी जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा। स्पोर चूंकि हैप्लॉइड है तो इससे जर्मिनेट होकर जो गैमेटोफाइट बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जितने लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो लोग प्लांट किंगडम में कभी भी दिक्कत नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ना है तो तुम बेवकूफी नहीं करोगे तो कि तुम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ढूंढने लगो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। अब तुम एंथ्रीडिया आर्किगोनिया नहीं ढूंढोगे। अगर मैं बोल दूं कि टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट हैं तो अब एंथ्रीडिया आर्किगोनिया मत ढूंढो, स्पोरोफाइट में क्या ढूंढने लगो, रूट स्टेम लीफ, क्योंकि दुनिया का हर स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ रखता है। रिलैक्स करो और एक बार फिर से सोचो, मैं मिटाते जा रहा हूं और समझते जाओ। बोलो प्लांट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वन इज नोन एज गैमीटोफाइट, अनदर वन इज नोन एज स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट वो जिनको गैमीट बनाना है, स्पोरोफाइट वो जिनको स्पोर बनाना है। गैमीटोफाइट गैमीट फॉर्मिंग है, गैमीट बनाने वाले प्लांट के पास 2 तरीके के लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक एंथ्रीडिया और एक आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से मेल गैमेट, आर्किगोनिया से फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट 2n में माइटोसिस हुई, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जर्मिनेट किया। देखना 2 जगह जर्मिनेशन हो रहा है, स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, एम्ब्रियो जर्मिनेट कर रहा है। स्पोरोफाइट, दुनिया का कोई भी स्पोरोफाइट हो, रूट स्टेम लीफ, लेकिन कसम खा लो रूट स्टेम लीफ पर रुकना नहीं है, बल्कि जैसे ही रूट स्टेम लीफ मिल जाए ढूंढना स्पोरोफिल, स्पेशल पत्तियां, उनमें स्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, मियोसिस। मियोसिस करने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेंगे नाम होगा स्पोर। स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। अब तुम्हें लगा होगा कि मैं ब्रायोफाइटा पढ़ाते वक्त तुम्हें ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है, मैं इतना लिख दूं कि ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइट। अगर मैं बोलूं ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट है तो बस बवाल खत्म। क्यों? क्योंकि अब ये सब नहीं पढ़ना है, नो, ये तो ब्रायोफाइटा के साथ चलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी में तुम क्या ढूंढोगे, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया।
यू गॉट माई पॉइंट। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि नहीं प्लांट किंगडम रटने की चीज है वो लोग बेवकूफ हो गए। चलो अब हम लोग ब्रायोफाइटा को इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। चलो जितना हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को पढ़ रखा था वहीं से वापस चालू करते हैं। प्लांट किंगडम के इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग अपना डिस्कशन आगे ब्रायोफाइटा के साथ बढ़ाते हैं। घबराइए मत, आराम आराम से पढ़िए और सब चीजें आपको आएंगी। चलिए जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई वो बताइए। ब्रायोफाइटा पहला बंदा है जिसने एम्ब्रियो बनाए। इसके पहले किसी ने एम्ब्रियो नहीं बनाया था। ब्रायोफाइटा के पहले किसी ने एम्ब्रियो नहीं बनाया था, याद रखना। अब हम लोगों ने इसका नाम रखा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब वही 8 पॉइंट, जिन 8 पॉइंट पर मैं सारी डिस्कशन करते आया हूं। पहला पॉइंट, सर हैबिट एंड हैबिटेट क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये रहेंगे मॉइस्चर प्लेस पर। जहां पर बेटा मॉइस्चर प्लेस होगा, याद रखना मॉइस्चर प्लेस पर रहेंगे। फर्स्ट लैंड प्लांट है लेकिन पानी की जरूरत पड़ेगी। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद आपसे पूछा जाएगा फॉर्म। यस, ध्यान सुनो, फॉर्म इनका मल्टी सेलुलर है। ये यूकैरियोटिक लोग हैं, यूकैरियोटिक लोग हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लोग हैं और होमोस्पोरस लोग हैं। ये बात मत भूलिएगा, ये जितने प्रकार के भी स्पोर बनाएंगे ऑल द स्पोर आर होमोस्पोरस। फॉर्म के बाद आप लोग मॉर्फोलॉजी सीखिए इनकी, कि मॉर्फोलॉजी में ये कितने प्रकार के दिखते हैं। याद रहे, भूलिएगा मत, इनकी मॉर्फोलॉजी 2 प्रकार की है। इनकी मॉर्फोलॉजी 2 प्रकार की है। एक मॉर्फोलॉजी में ये इरेक्ट मॉर्फोलॉजी रखते हैं, इरेक्ट, और दूसरी मॉर्फोलॉजी इनकी जो है बेटा वो फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट थैलस लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट थैलस लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी इरेक्ट लीफी स्ट्रक्चर है। यानी ये 2 तरीके की मॉर्फोलॉजी रखते हैं। याद रखना, फॉर्म में ही हमें एक और चीज पढ़नी है। इनकी मेन प्लांट बॉडी है गैमीटोफाइट। अब जितने लोग भी मेरे साथ कॉन्सेप्चुअली जुड़े हुए थे वो जानते हैं अगर इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है तो हमें क्या ढूंढना है? गैमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर एंड 3D और आर्किगोनिया। एक स्ट्रक्चर है इरेक्ट एंड लीफी, दूसरा स्ट्रक्चर है फ्लैट। जो इरेक्ट एंड लीफी स्ट्रक्चर है इसके एग्जांपल है मॉस, ओके, और जो फ्लैट स्ट्रक्चर रखते हैं इनके एग्जांपल है लिवरवर्ट्स। तो याद रखना 2 प्रकार के ब्रायोफाइटा हैं। यहीं पर रुक जाओ, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर 2 प्रकार के ब्रायोफाइटा हैं। एक जिनका लीफी स्ट्रक्चर है, एक जिनका फ्लैट स्ट्रक्चर है। चाहे फ्लैट स्ट्रक्चर हो चाहे लीफी स्ट्रक्चर हो, दोनों की बॉडी गैमीटोफाइट है। देखिए अगर बेटा फ्लैट स्ट्रक्चर है तो ये थैलस लाइक बॉडी रखेंगे, दिस इज अ थैलस लाइक बॉडी। अगर फ्लैट स्ट्रक्चर रखते हैं, और अगर लीफी स्ट्रक्चर रखते हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर रखते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना, रूट नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर रखेंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रखेंगे, स्टेम लाइक, रूट लाइक, और इसके अलावा लीफ लाइक स्ट्रक्चर रखेंगे। चलिए तो बताइए ब्रायोफाइटा के मेंबर का जो मॉर्फोलॉजी है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक कैसी है बेटा? लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर है और दूसरा फ्लैट स्ट्रक्चर है। जो लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर है इसके एग्जांपल है मार्केंसिया, या फिर इसके एग्जांपल है रिक्सिया। और जो मॉस वाला स्ट्रक्चर है वो एक लीफी है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। अगर ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। इनकी बॉडी में नीचे ग्राउंड की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट नहीं है, याद रखना, रूट शब्द तब तक नहीं आएगा जब तक बॉडी 2n ना हो जाए, और इनकी बॉडी n है क्योंकि ये गैमीटोफाइट है, तो रूट लाइक। इसके अलावा इनकी ऊपर वाली बॉडी जो होगी वो स्टेम लाइक होगी, स्टेम लाइक, और इस स्टेम लाइक बॉडी में बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो याद रखें स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी में। बस एनाटॉमी अपनी कोर्स में नहीं है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक है मॉसेस और एक है लिवरवर्ट्स। हटाइए, जल्दी जल्दी हटाते हैं। चलो
तो भाई हैबिट एंड हैबिटेट मॉइस्चर प्लेस पे रहते हैं। दूसरा फॉर्म इनका मल्टीसेलर है, यूकैरियोटिक है, होमोस्पोरस है, और सबसे अच्छी बात है गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है इसका मतलब इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। इनकी मॉर्फोलॉजी जब आप देखेंगे तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, या तो फ्लैट स्ट्रक्चर है थैलस लाइक जैसे कि मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है, या फिर लीफी स्ट्रक्चर है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा मॉसेस का। खैर, इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होगा क्योंकि खाना खुद बना लेंगे, लेकिन मुख्य बात है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और यहीं पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैं दोनों अलग अलग करके पढ़ा देता हूं। सबसे पहले आप मार्केंसिया पढ़ लीजिए। मार्केंसिया चूंकि आपकी बुक में दिया गया है तो वो देख लीजिए। याद रखना मार्केंसिया के दो थैलस होते हैं, एक होता है मेल थैलस, मेल थैलस, और दूसरा मार्केंसिया ऐसा होता है जिसका होता है फीमेल थैलस। अब मेल थैलस और फीमेल थैलस क्यों बोला गया है? क्योंकि मालूम है मार्केंसिया गैमीटोफाइट है, और गैमीटोफाइट है तो इस दुनिया में गैमीट बनाया है, और गैमीट बनाने आया है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो ही होते हैं, एक एंथ्रीडिया और एक आर्किगोनिया। तो याद रखना मेल थैलस में एंथ्रीडियो4 पाया जाता है, एंथ्रीडियो4, और इसी एंथ्रीडियो4 से बेटा गैमीट बनेगा एंथ्रीडिया, और फीमेल थैलस में बनेगा आर्किगोनियो4, आर्किगोनियो4। तो दो भाई एंथ्रीडियो4 हो गया, आर्किगोनियो4 हो गया। तो चाहे ये थैलस हो, चाहे मेल थैलस हो, चाहे फीमेल थैलस हो, इन मेल और फीमेल थैलस में कप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं जेमा कप। याद रखना जेमा कप ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इनमें बड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं जेमा, जेमा। और इन्हीं जेमा के द्वारा ये लोग अपना, जेमा के द्वारा ये लोग अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कभी कोई पूछे कि भैया ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आप बोलोगे यस, बाय द जेमा एंड जेमा कप, इन लोगों से स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो याद रखना फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, यानी कि एक थैलस का फ्रेगमेंट टूट जाए तो नया थैलस बन सकता है, फिजन कर सकता है, इसके अलावा बडिंग कर सकता है। मार्केंसिया फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के अलावा ये जेमा भी बना सकता है, जेमा। तो एसेक्सुअल और बेटा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद आपके सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपको देखना है कि एंथ्रीडियो4 से एंथ्रीडिया बनेगा। एंथ्रीडिया एक गैमीट है, सॉरी एंथ्रीडिया से एंथीरोजोइट नाम का गैमीट बनेगा। मेरा शब्द आप थोड़ा सा सही करें, एंथीरोजोइट नाम का एक गैमीट बनेगा, ये मेल गैमीट है। और आर्किगोनियो4 में, आर्किगोनियो4 के अंदर आपको एग नाम का गैमीट बनेगा, एग नाम का गैमीट, ये फीमेल गैमीट है। अब देखिए मेल गैमीट बना और बाहर फेंक दिया गया, फीमेल गैमीट बना और वहीं पड़ा रहा। मेल गैमीट बना बाहर फेंक दिया गया, फीमेल गैमीट बना वहीं पड़ा रहा। अब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक जाना पड़ेगा। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक जाने के लिए वाटर की जरूरत होती है। अगर ये वाटर ना होता तो मेल गैमीट मूव करके फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए हम इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इन्हें पानी की जरूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मेल गैमीट पानी में छोड़ दिया जाता है और बेटा ये फीमेल गैमीट एग तक पहुंचता है। एग तक पहुंचने के बाद यहां पर जाकर के इसका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल गैमीट जब यहां पहुंच जाएगा तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद यहां बनेगा जाइगोट। अगर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं भूले हो तुम कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट यहीं पड़े पड़े डिवाइड हो जाएगा, मियोसिस से कि माइटोसिस से? सर जी माइटोसिस से। तो बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और एक बार एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो यहीं पड़ा पड़ा जर्मिनेट हो जाएगा। एम्ब्रियो यहीं पड़ा पड़ा जर्मिनेट हो जाएगा। तो अब बता रहे हैं एम्ब्रियो जर्मिनेट होने पर 3 स्ट्रक्चर बनाएगा। यस, एक फुट, एक सीटा और एक कैप्सूल। मैंने रेड कलर यूज किया है, आप लोग ध्यान से देखें।
एम्ब्रियो, पहले बना जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जर्मिनेट कर गया। एम्ब्रियो जर्मिनेट किया किसमें? गैमीटोफाइट पर। ये भाई साहब थे गैमीटोफाइट, भूले नहीं हो तो, इनका थैलस था गैमीटोफाइट, और इस गैमीटोफाइट पर स्पोरोफाइट जर्मिनेट हो गया। और इस स्पोरोफाइट के 3 पार्ट, यस, नंबर 1 इज नोन एज फुट, नंबर 2 इज नोन एज सीटा, नंबर 3 इज नोन एज कैप्सूल। तो कोई मुझसे बोले कि बताओ स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा ना, इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, ये ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट है। इनमें फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। फुट कैसा? 2n, सीटा कैसा? 2n, कैप्सूल कैसा? 2n। ये 2n कैप्सूल के अंदर होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, भूलना मत, इनके अंदर होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू भी 2n होंगे, जिनमें होगी मियोसिस। जिनमें क्या होगी? मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर। याद रखना, मैंने पहले भी पढ़ाया था, स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और ये स्पोर जाके जमीन में गिरेंगे, और जमीन में गिरेंगे तो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके बना देंगे थैलस। कभी मेल थैलस मार्केंसिया का या फीमेल थैलस बन जाएगा, और इस तरीके से लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। मैं ये जानता हूं कई सालों के पढ़ाने के एक्सपीरियंस के दौरान, जब भी मैं ये पढ़ाता हूं लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, उनको लगता सर ने पता नहीं क्या कहा। मैं कहता हूं एक बार रिवाइज करो और फिर दोबारा मॉस में मेरे साथ इसे दोहराओ। अगर मॉस में तुम दोहरा गए तो तुम कभी भी डरोगे नहीं। चलो, पहले मैं रिप्रोडक्शन पढ़ रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है, बडिंग हो गया, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसका मतलब हमें गैमीट बनाने पड़ेंगे, और इनके 2 थैलस हैं, एक मेल थैलस और एक फीमेल थैलस। मार्केंसिया का मेल थैलस के पास एंथ्रीडियोफोर है, फीमेल थैलस के पास आर्कीगोनियोफोर है। मेल थैलस और फीमेल थैलस में से एंथ्रीडियोफोर से एंथेरोजोइड बना, एंथेरोजोइड वाटर में आया, वाटर से घूमते घूमते वो आर्कीगोनियोफोर के अंदर गया, जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट करने के बाद फुट, सीटा, कैप्सूल बना। कुछ लोगों ने हताशा में छोड़ दिया होगा कि यार ये समझ में नहीं आएगा। मैं उन्हें फिर से निमंत्रण दे रहा हूं कि एक कोशिश और मेरे साथ करिए। अगर इस कोशिश में आपको समझ में ना आए तब आप मान लीजिएगा कि कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉसिस में ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। तो मैंने अभी अभी आपको लिवर वर्ड पढ़ाया था और अब पढ़ा रहा हूं मॉस। ध्यान रखिए, मॉस है तो क्या हुआ? है तो ब्रायोफाइटा ही, और अगर आप ब्रायोफाइटा हैं तो आप हैं तो हैप्लॉइड ही। हैप्लॉइड का मतलब आप गैमीटोफाइट हैं, और अगर आप गैमीटोफाइट हैं तो आपका एक स्ट्रक्चर होगा। मैंने पहले इनका स्ट्रक्चर बना दिया था। मैंने कहा था नीचे की तरफ रूट लाइक, रूट नहीं, रूट लाइक, प्लीज देखिए, रूट लाइक, ऊपर की तरफ स्टेम लाइक, स्टेम लाइक, और याद रखना इन्हीं में बेटा है स्ट्रक्चर लीफ लाइक। ये है लीफ लाइक। पर बताइए, चाहे रूट लाइक हो, चाहे स्टेम लाइक हो, चाहे लीफ लाइक हो, ये है क्या? ये है भाई साहब गैमीटोफाइट ही, गैमीट बनाने वाला बॉडी, और गैमीटोफाइट है, इसका मतलब यहां पर ये बॉडी है हैप्लॉइड। और मैंने आपको एक रूल के अनुसार पढ़ाया है, गैमीटोफाइट जब भी आपको मिले तो उसमें आप रूट स्टेम लीफ ना ढूंढें, उसमें ढूंढें एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। यस, इन्हीं पत्तियों में छुपा हुआ कहीं पर प्रेजेंट है एंथ्रीडिया। याद रखना, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। और इन्हीं पत्तों में, इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कहीं पर छुपी हुई बैठी है आर्कीगोनिया। कवर्ड होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके कवर्ड होते हैं, आर्कीगोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले का स्ट्रक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देख लें। ये थी एंथ्रीडिया और ये रही आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया से मेल गैमीट बना, मोटाइल मेल गैमीट, एंथेरोजोइड, बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड नाम का गैमीट बना, जिसके पास 2 फ्लैजला है, गैमीट बना एंथेरोजोइड। किसने बनाया? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया कौन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें से मेल गैमीट बना एंथेरोजोइड। एंथेरोजोइड पानी से मूव करते करते आर्कीगोनिया के पास पहुंचा। मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं और बता रहा हूं कि आर्कीगोनिया के अंदर एग पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है एग। एग नॉन मोटाइल है
और याद रखना एंथ्रोजॉइड मोटाइल है, एंथ्रोजॉइड मूव करते करते यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंचने के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। बताइए फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट जो बना है वो कहां बना है? सर जाइगोट बना है आर्कीगोनिया के अंदर। और आर्कीगोनिया किसके ऊपर है बेटा? गैमेटोफाइट। पर ये जो जाइगोट बना है ये 2n स्ट्रक्चर है। अब ये जाइगोट यहीं पर डिवाइड करेगा और बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो यहीं पर जर्मिनेट कर जाएगा। देखिए ये जर्मिनेट हुआ, ये जर्मिनेट हुआ, और जैसे ही जर्मिनेट हुआ यहां से स्ट्रक्चर बना फुट। ये रहा फुट, ये रहा सीटा, ये रहा कैप्सूल। तो देखिए जो हमारा स्पोरोफाइट बना उसका 3 पार्ट, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट भी 2n, क्योंकि बेटा एम्ब्रियो से बनने वाला स्पोरोफाइट हमेशा 2n होगा, तो उसका फुट भी 2n, सीटा भी 2n और कैप्सूल भी 2n। अब इस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। बहुत ध्यान सुनो, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू भी 2n। उनमें हुई मियोसिस, मियोसिस हुई और मियोसिस से बने स्पोर्स। क्या बने? स्पोर्स। सारे स्पोर एक जैसे, इसलिए होमोस्पोरस। स्पोर यहां पर भरे हुए, समझ लो ये दानू के जैसा स्पोर है। एक दिन ये कैप्सूल फटा, स्पोर हवा में उड़े, स्पोर हवा में उड़े, जमीन पर गिरे। किस पे गिरे? जमीन पर। और जमीन पर गिरने के बाद एक क्रीपिंग बॉडी बनाई, इसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनिमा। ध्यान सुनना, प्राइमरी प्रोटोनिमा। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हुआ। फिर से लिख दे रहा हूं मैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हुआ और बनी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ध्यान समझना, यहीं पर लोग मुश्किल में आते हैं। और बेटा सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड्स निकली, लेटरल बड्स। और इन्हीं लेटरल बड से जमीन की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर निकला, ऊपर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकला और लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला, लाइक दिस। कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो अब आपका भगवान मालिक है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए गैमीटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट समझते हैं। अगर आप भूले नहीं हो तो आप लोग एक बार फिर से बताओ, मॉस क्या है? ब्रायोफाइटा है, गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट में क्या ढूंढना है? रूट स्टेम लीफ नहीं ढूंढना भैया, याद रखना। मैंने बोला था स्पोरोफाइट में रूट स्टेम, तो इसमें क्या ढूंढना है? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। हालांकि मॉस रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर रखता है, जिनके अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं। एंथ्रीडिया से एंथीरोजॉइड बनता है, आर्किगोनिया पे एग बनता है। एंथीरोजॉइड से एंथीरोजॉइड आता है पानी में मूव करके, यहां पर फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन इनका, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, याद रखना। जाइगोट बनता है इंटरनल, एम्ब्रियो बनता है इंटरनल, और इंटरनल एम्ब्रियो यहीं पर जर्मिनेट हो जाता है। एक पुरानी कहावत है कि कहां पर जर्मिनेट हो जाता है? सर जी यहीं पर जर्मिनेट होता है। अरे यहीं पर कहां पर जर्मिनेट हो जाता है? सर गैमीटोफाइट पर जर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब गैमीटोफाइट पर क्या बनता है? एम्ब्रियो, और गैमीटोफाइट पर ही बनता है स्पोरोफाइट। पुरानी कहावत है कि बताओ स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है? गैमीटोफाइट पर। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमीटोफाइट। बहुत पुरानी कहानी है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमीटोफाइट। ये किस में मिलेगा? इट इज फाउंड इन ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा कितने प्रकार के हैं वो आपको बता दिए गए हैं। ब्रायोफाइटा 2 प्रकार के हैं। एक है, इनके क्लासिफिकेशन पढ़ते वक्त आप पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के मेंबर 2 प्रकार के हैं, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। एक है मॉस और दूसरे हैं लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स वो हैं जिनकी बॉडी लिवर लाइक है। लिवर लाइक, लिवर कैसा होता है? आप लोगों ने लिवर देखा है? स्टमक के पास यहां पर एक स्ट्रक्चर निकलता है लिवर, गॉल ब्लैडर। तो जिनकी बॉडी लिवर लाइक है, लिवर लाइक है मतलब थैलस लाइक है। लिवर वर्ड के एग्जांपल है मार्केंसिया, और लिवर के एग्जांपल, लिवर वर्ड के एग्जांपल है रिक्सिया, और मॉसेस के एग्जांपल है फ्यूनेरिया,
आपकी बुक में दिए गए हैं, बाकी आप लोगों को मैंने पढ़ाई दिया है। इनके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम। फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम, ठीक है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्पैगनम। अगर आप इतनी चीजें समझ जाते हैं तो आप मॉसिस और ब्रायोफाइटा पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब आगे की क्लासेस में हम लोग, आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यस टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। नो डाउट 6:30 बज चुका है, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ आधा घंटे और रहना पड़ेगा, क्योंकि इस आधे घंटे में वो जो लाइट गई थी उसको हम लोग उसको पूरा कर पाएंगे कि लाइट जाने की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ था। चलिए, तो हाफ एन आवर में मैं आपको टेरिडोफाइटा भी समझाने की कोशिश करता हूं। तो नेक्स्ट प्लांट ग्रुप है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इनका नेक्स्ट प्लांट ग्रुप है, और याद रखना इन्हें बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स है। द फर्स्ट प्लांट, ये पहले प्लांट है, द फर्स्ट प्लांट जिनके पास वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल है। याद रखना है इनके पास हैबिट एंड हैबिटेट, वही पॉइंट 8 हैबिट एंड हैबिटेट। ये भी मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, शेडी प्लेसेस पे रहते हैं, लेकिन ये बेटा सैंडी सॉइल में भी रह सकते हैं, ये सैंडी सॉइल में भी रह सकते हैं। याद रखना हैबिट एंड हैबिटेट के बाद इनका फॉर्म पढ़ना है। जब आप इनका फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, भूलिएगा मत, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, और स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है, इसका मतलब इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमीट बनाने नहीं आई है, स्पोर बनाने आई है। और ये स्पोरोफाइट जो हैं ये होमोस्पोरस भी हैं और हेट्रोस्पोरस भी हैं। होमोस्पोरस के साथ साथ हेट्रोस्पोरस भी हैं। होमोस्पोरस के साथ साथ ये लोग हेट्रोस्पोरस भी हैं। याद रखना टेरिडोफाइटा के जो मेंबर हैं, याद रखना यूकैरियोटिक है, स्पोरोफाइट है, होमोस्पोरस भी है, हेट्रोस्पोरस भी है। जब कभी भी टेरिडोफाइटा के मेंबर की बात करोगे तो आपको स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर मिलेगा। और मैंने पढ़ाया था ऑल द स्पोरोफाइट, दुनिया के जितने भी स्पोरोफाइट होते हैं दे हैव 3 स्ट्रक्चर, वन इज नोन एज रूट, स्टेम एंड लीफ। तो चलिए हम लोग टेरिडोफाइटा के रूट एंड स्टेम एंड लीफ पढ़ते हैं। देखिए जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा मत, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ऑल्दो हमारा टाइम रन कर रहा है, टाइम रन कर रहा है तो हम लोग आज आधा घंटा ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज मेरे साथ आधा घंटा और रुकिए, नहीं तो टॉपिक हो नहीं पाएगा। चलिए, टेरिडोफाइटा के मेंबर में नीचे की तरफ आपको रूट मिलेंगी, रूट लाइक नहीं, रूट। क्यों रूट मिलेंगे? क्योंकि पौधा स्पोरोफाइट है, और अगर पौधा स्पोरोफाइट है तो वो कैसा होगा? 2n होगा। कैसा होगा? 2n। तो इनकी रूट होगी 2n। ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे स्टेम, स्टेम। इसके अलावा लीफ मिलेंगे। अब लीफ अगर स्मॉल मिली, स्मॉल लीफ मिली, तो इन्हें बोलेंगे माइक्रोफिल। माइक्रोफिल, जैसा कि सेलेजिनेला में मिलता है, सेलेजिनेला। या फिर दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर है कि इनके पास रूट हो, स्टेम हो और फैन लाइक लीफ हो, फैन लाइक लीफ, तो ये मैक्रोफिल कहलाएंगी, मैक्रोफिल। और मैक्रोफिल पाया जाता है बेटा फर्न में, फर्न में, ड्रायोप्टेरिस। तो 2 प्रकार की लीफ है, या तो हो सकती है बेटा माइक्रोफिल, या तो हो सकती है बेटा मैक्रोफिल। याद रखना किसी भी स्पोरोफाइट के बारे में मैंने पढ़ाया था, रूट स्टेम लीफ पढ़ लेने के बाद आप रुकेंगे नहीं। अगर आप स्पोरोफाइट हैं, अगर आप स्पोरोफाइट हैं तो हमें आपके अंदर ढूंढने पड़ेंगी कुछ स्पेशल लीफ। यस, इन स्पेशल लीफ का नाम होगा स्पोरोफिल। क्या नाम होगा? स्पोरोफिल। इन स्पोरोफिल में प्रेजेंट होगी स्पोरेंजिया, भूलिएगा मत, इन स्पोरोफिल में प्रेजेंट होगी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। यस, स्पोरोजिनस टिश्यू में होंगी स्पोर मदर सेल,
और इन स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। मैं अभी इसको हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या पढ़ा रहा हूं। चलिए, रूट स्टेम लीफ के बाद स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में 2n, तो बताइए स्पोरेंजिया भी कितना होगा 2n, स्पोरोजेनस टिश्यू भी होगा 2n, स्पोर मदर सेल भी होगी 2n। अब इन स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, और जैसे ही बेटा इनमें मियोसिस हुई यहां पर बनेंगे स्पोर्स, और ये स्पोर जमीन में गिरेंगे। जैसे ये जमीन में गिरेंगे हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। स्पोर होंगे हैप्लॉइड, और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाम है प्रोथैलस। क्या नाम है? प्रोथैलस। और मैंने बोला था स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो बनाएंगे गैमीटोफाइट। इसका मतलब ये जो आपका प्रोथैलस है ये गैमीटोफाइट है। ध्यान से देख लो, इनका स्पोरोफाइट अलग और इनका गैमीटोफाइट अलग, यानी ना स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट, ना गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट। तो कैसे बना? रूट स्टेम लीफ में मिली स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से बनी स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, बने स्पोर, स्पोर जमीन में गिरे, जर्मिनेट हुए, और जैसे ही जर्मिनेट हुए बेटा वहां पर बेटा प्रोथैलस गैमीटोफाइट बना। थैलस हार्ट से प्रोथैलस गैमीटोफाइट बना, और इसी प्रोथैलस में एक जगह पर एंथरीडिया, क्योंकि ये गैमीटोफाइट है और गैमीटोफाइट में हमेशा क्या मिलते हैं? एंथरीडिया, और दूसरी जगह आर्कीगोनिया। एंथरीडिया और आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया में बना एग, बिल्कुल जैसे ब्रायोफाइटा का था। अब एंथरीडिया से बना एंथीरोजोइड, एंथीरोजोइड बना, और एंथीरोजोइड पानी की मदद से या मॉइस्चर की मदद से बेटा एग की तरफ गया। एग की तरफ जाते ही यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन बनने पर क्या हुआ? जाइगोट। जाइगोट यहीं पड़ा किसमें कन्वर्ट हुआ? एम्ब्रियो। अब सब सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब एम्ब्रियो यहीं पर बेटा जर्मिनेट हो जाएगा और स्पोरोफाइट बनेगा, और मन करेगा कि यार स्पोरोफाइट यहां पर भी गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट हो जाएगा। नो, क्यों? क्योंकि ये जमीन है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड में प्रोथैलस पड़ा हुआ है, और प्रोथैलस है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा है प्रोथैलस। उस प्रोथैलस के अंदर एम्ब्रियो बना जो कि बहुत छोटा है, लेकिन जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा तो नीचे निकलेंगी रूट्स, नीचे निकलेंगी रूट्स, ऊपर निकलेगा स्टेम, और फिर उससे निकलेंगी लीफ। यस, दिस। और जब ये निकलेगा उस समय प्रोथैलस अपना डीजनरेट हो जाएगा, और इस तरीके से बेटा स्पोरोफाइट से बना गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट से बना स्पोरोफाइट, और इस तरीके से टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल चलती है। कुछ लोगों को फिर नहीं समझ में आया, मैं एक बार और कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो, एक बार और तुम्हें एक बार और कोशिश करता हूं। चलो, हमने बोला टेरिडोफाइटा के मेंबर में रूट स्टेम लीफ, लीफ के ऊपर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल, मियोसिस, स्पोर। स्पोर जमीन पर गिरे, देखो मैं गिरा रहा हूं जमीन पर, जैसे स्पोर जमीन पर गिरे हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना, स्पोर जर्मिनेट हो गया हार्ट शेप स्ट्रक्चर में। नाम बताओ क्या है? प्रोथैलस। और प्रोथैलस क्या है? गैमीटोफाइट, क्योंकि स्पोर जब भी जर्मिनेट होते हैं क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट। और जैसे ही गैमीटोफाइट बना, इसमें एक जगह होगा मेल पार्ट एंथरीडिया, और एक जगह होगा फीमेल पार्ट आर्कीगोनिया। एंथरीडिया से बने एंथीरोजोइड, देखो बन गए। ये आर्कीगोनिया के पास गए जहां पर प्रेजेंट है एग, एग पे जाकर ये फर्टिलाइज हो गए। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बना। जाइगोट यहीं पड़ा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, और एम्ब्रियो यहीं पड़ा जर्मिनेट होने लगा। जर्मिनेट होने लगा तो नीचे की तरफ रूट निकाली। अब नीचे क्या है? नीचे है जमीन, तो जमीन के अंदर रूट निकली। बेटा ऊपर की तरफ क्या निकला? ऊपर की तरफ निकला स्टेम, और इस स्टेम में क्या निकला? लीफ। प्रोथैलस खत्म। बहुत सिंपल है अगर आप पढ़ना चाहें तो। यह है टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल, जिसमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। याद रखना, ये जो बेटा स्पोर हैं, सारे स्पोर एक जैसे हैं। कंडीशन है होमोस्पोरस। कैसी कंडीशन है? होमोस्पोरस। लेकिन कुछ बेटा, कुछ
टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, और उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है वो समझने की कोशिश करिए कि उनकी लाइफ साइकिल में क्या होता होगा, वो समझने की कोशिश करिए। चलिए अगला पॉइंट है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा। अब हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा बेटा ऐसे लोग हैं जिनमें दो प्रकार के स्पोर बन रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है, नीचे की तरफ यहां पर भी रूट होती हैं, ऊपर की तरफ यहां पर भी स्टेम होता है, इनमें छोटी छोटी लीफ पाई जाती है, माइक्रोफिल होते हैं। बस इन लीफ के बाद इनमें पाए जाते हैं, ध्यान सुनना, इनमें पाई जाती हैं बेटा दो प्रकार की स्पोरोफिल। खैर स्पोरोफिल नाम आप याद रखिए, स्पोरोफिल। इन स्पोरोफिल में पाई जाती हैं स्पोरेंजिया। क्या पाई जाती हैं? स्पोरेंजिया, जैसे पहले पाई जा रही थी। लेकिन चूंकि यहां पर स्पोरोफिल ग्रुप बना करके रहने लगती हैं तो कई बार इन स्पोरोफिल को हम लोग स्ट्रोबिलस शब्द बोलते हैं। और आफत आई, जब स्पोरोफिल झुंड बनाकर रहने लगे, ग्रुप बना के रहने लगे, इन्हें बोलते हैं स्ट्रोबिलस। याद रखना स्पोरोफिल दो प्रकार की होती हैं। एक स्पोरोफिल होगी जिसका नाम होगा माइक्रोस्पोरोफिल, याद रखेंगे आप, माइक्रोस्पोरोफिल। और दूसरी प्रकार की स्पोरोफिल होगी जिनका नाम होगा मेगा स्पोरोफिल। मैं दोनों को एक साथ ही निपटा रहा हूं तो आप लोग एक ही साथ समझने की कोशिश करिएगा। एक होगी माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरी होगी मेगा स्पोरोफिल। चलिए मैं मेगा स्पोरोफिल भी बना देता हूं ताकि आपको समझ में। मान लीजिए ये माइक्रोस्पोरोफिल है और दूसरा प्लांट है जिसमें मेगा स्पोरोफिल है। ये रही रूट, ये रहा स्टेम, ये रही लीफ। और रूट स्टेम लीफ के बाद यहां पर भी स्पोरोफिल का झुंड है और ये स्पोरोफिल झुंड का नाम है बेटा मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। ये वाली स्पोरोफिल का नाम आप लोग लिख लो माइक्रोस्पोरोफिल। तो दो प्रकार की स्पोरोफिल हो गई माइक्रोस्पोरोफिल। मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब दोनों एक प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकती है, एक ही प्लांट में प्रेजेंट होती है। मैं दिखाने के लिए दो डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा वरना मैं इसे हटा दूंगा। आपको मान के चलना पड़ेगा कि दो प्रकार के स्पोरोफिल हैं, एक है माइक्रोस्पोरोफिल है, एक है मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, ओके, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। रादर मैं इसे दो अलग अलग ना ही बनाऊं तभी अच्छा रहेगा, एक ही बना करके देख लीजिए। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई, आपके देख लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो बने माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट हुए तो मेल गैमीटोफाइट बना। क्या बना? मेल गैमीटोफाइट। और जब मेल गैमीटोफाइट बना तो उस मेल गैमीटोफाइट में केवल हुआ एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया नहीं हुआ, उनमें केवल हुआ एंथ्रीडिया। थोड़ा लंबा हो गया, फिर से देख लो, पहले एक एक पढ़ो। रूट, स्टेम, लीफ, इनमें माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में की मियोसिस, और मियोसिस से बने माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हुए तो बने मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट में एंथ्रीडिया, मेल गैमीटोफाइट में एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया से बना एंथीरोजॉइड। एंथीरोजॉइड का मतलब है मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट जाए कहां? ये मेल गैमीट कहां जाए उसके लिए मैं कहानी बढ़ा रहा हूं, दूसरा प्लांट, इसीलिए मैंने दूसरा प्लांट बनाया था। अब जब दूसरा प्लांट मैंने बताया तो उसके पास भी है रूट, उसके पास भी है स्टेम, और उसके पास भी है लीफ। रूट, स्टेम, लीफ के अलावा यहां पर बेटा आपके पास है मेगा स्पोरेंजिया। बहुत ध्यान सुनना, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, ये रही मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया जिस लीफ पर है उसका नाम है मेगा स्पोरोफिल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देख लीजिएगा, यहां पर भी थी माइक्रोस्पोरोफिल, यहां पर है मेगा स्पोरोफिल, यहां थी माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां है मेगा स्पोरेंजिया। इन मेगा स्पोरेंजिया में है मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। बोलने में ही टाइम लग रहा, बाकी समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए। मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और इन मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस,
मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस, तो इनके अंदर बने मेगा स्पोर्स। क्या बने? मेगा स्पोर। अंतर देखो, यहां जो माइक्रो स्पोर बने थे वो बाहर निकल आए थे और जर्मिनेट किए थे, लेकिन यहां मेगा स्पोर यहीं पर जर्मिनेट कर गए, और यहीं जर्मिनेट कर गए तो यहीं पर फीमेल गैमीटोफाइट बन गई। ध्यान से देखो, फीमेल गैमीटोफाइट अलग डेवलप नहीं हो रही है, फीमेल गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट पर ही प्रेजेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट अगर स्पोरोफाइट पर ही प्रेजेंट है, देखो फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट अपॉन स्पोरोफाइट, क्योंकि मेगा स्पोर बाहर नहीं आए, माइक्रो स्पोर बाहर आ गए। अब ये जो एंथीरोजॉइड है ये मूव करते 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 बेटा इस एग तक पहुंचा, फीमेल गैमेटोफाइट तक गया, और यहीं पर जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट। अगर यहीं पर जाइगोट बना तो यहीं पर एम्ब्रियो बना, और अगर यहीं पर एम्ब्रियो बना तो यहीं पर इसे जर्मिनेट होना चाहिए। अब बताइए, ये ग्राउंड पर है कि ग्राउंड से ऊपर? और ग्राउंड से ऊपर है तो यहीं पर रूट निकलनी चाहिए, इसलिए नहीं निकलती है। ये इसी अवस्था में यहां पड़ा रहा और एक दिन पत्तियों के साथ गिरा। तो जैसे सीड होता है इस दुनिया में, वैसे लीफ के अंदर ये सीड जैसा पड़ा रहा, इसीलिए इस हैबिट को बोलते हैं सीड हैबिट। कुछ लोगों ने हो सकता है साथ छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया। सीड हैबिट के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप याद रखिए, सीड हैबिट के लिए हेट्रोस्पोरस होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फीमेल गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में डिपेंडेंट होना जरूरी है। और तीसरा, सारे के सारे डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट में होना जरूरी है। कौन कौन से डेवलपमेंट? जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो सीड जैसी कंडीशन पैदा हुई, जैसे सीड तुरंत जर्मिनेट नहीं होता, वैसे यहां पर पड़ा हुआ जाइगोट और एम्ब्रियो तुरंत जर्मिनेट नहीं होता। ये पत्ती जमीन पर गिरेगी एक दिन, उस पत्ती के साथ बेटा ये एम्ब्रियो जमीन पर गिरेगा और बेटा रूट स्टेम लीफ निकाल देगा। तो याद रखना, सीड होना अलग बात है, सीड हैबिट होना अलग बात है। सीड हैबिट टेरिडोफाइटा के मेंबर में ही पाई जाती है, याद रखना, सीड यहां पर नहीं पाए जाते। इस तरीके से सीड हैबिट के लिए मैंने हेट्रोस्पोरस कंडीशन के बारे में बताया। अगर आपको नहीं आया तो सीड हैबिट जुड़ी हुई 3 बातें याद रख लीजिए। पहली बात, सीड हैबिट के लिए जो 3 बातें हैं वो आप लोग पहले से लिख के रख लीजिए। पहली बात, हेट्रोस्पोरस होना जरूरी है। अगर आप कुछ को नहीं समझ में आ रहा तो पहली बात आप याद रखना, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा को होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, फीमेल गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होना जरूरी है। वैसे टेरिडोफाइटा में दोनों लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यहां फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होना जरूरी है। एंड तीसरी बात, ऑल द डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट है, ऑल द डेवलपमेंट ये सब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हों और सीड जैसी कंडीशन रहे। इस हैबिट को हम लोग सीड हैबिट का नाम देते हैं। याद रखना, टेरिडोफाइटा के 4 क्लासेस हैं, आपको मालूम है। पहला क्लास है साइलोप्सिडा, दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा, तीसरा क्लास है स्फिनोप्सिडा, और चौथा क्लास है टेरोप्सिडा। और इन चारों क्लासेस के अपने अपने एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को आप एनसीईआरटी देख करके लर्न कर लीजिए। यस, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिम्नोस्पर्म। मुझे मालूम है जिम्नोस्पर्म में टाइम लगने वाला है, तो जिम्नोस्पर्म को मैं आपके भरोसे छोड़ करके मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं। इन तीनों लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करिए। चलिए, बस लाइफ साइकिल अगर आप लोग समझ गए, लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाने वाला है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में 3 तरीके की लाइफ साइकिल है। वन इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरे तरीके की लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरे तरीके की लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन तीनों लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए 3 जनरल रूल हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला जनरल रूल है, ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड्स। सारे के सारे गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड। एंड
जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। और तीसरा रूल है मियोसिस अकर वंस इन लाइफ साइकिल, मियोसिस अकर वंस इन लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में, यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो, इन लाइफ साइकिल में मियोसिस लाइफ में एक बार होती है। अगर ये तीन जनरल रूल आपको समझ में आते हैं तो आप साइकिल्स ऑफ प्लांट समझ पाएंगे। वन इज नोन एज हैप्लॉन्टिक, अनदर वन इज नोन एज डिप्लॉन्टिक, थर्ड इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो पहला रूल बोलो मेरे साथ, ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। दूसरा रूल बोलो, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। और मियोसिस अकर वंस इन लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में मियोसिस कितनी बार है? एक बार। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप एल्गी ले लें और इसके अलावा आप फंजाई ले लें, एल्गी और फंजाई, और आप इन दोनों को प्लांट माने, ऑल्दो फंजाई इज नॉट प्लांट, लेकिन लीनियस फंजाई को प्लांट मानते थे, तो इनकी जो बेटा प्लांट बॉडी है वो कैसी है? गैमीटोफाइट है। कैसी है? गैमीटोफाइट, यानी ये गैमीट बनाने वाली प्लांट बॉडी। और कैसी है? हैप्लॉइड। तो पहला रूल है कि एल्गी और फंजाई इस दुनिया में क्या बनाने आए हैं? गैमीट बनाने आए हैं। और इनकी प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। तो जब ये गैमीट बना रहे होंगे तो दो तरीके का गैमीट बना रहे होंगे, एक मेल गैमीट और दूसरे तरीके का गैमीट होगा फीमेल गैमीट। और मैंने अभी अभी आपको रूल पढ़ाया है, अगर आप भूले नहीं हो, मैंने पढ़ाया है ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड, सारे के सारे गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। तो अब आप खुद देखो, बॉडी हैप्लॉइड और उनसे बनने वाले गैमीट भी हैप्लॉइड, तो बताओ ये किस सेल डिवीजन से बने होंगे? माइटोसिस। क्यों? क्योंकि दोनों में क्रोमोसोम का नंबर क्या है? सेम। नाउ मियोसिस अभी नहीं हुई है, केवल माइटोसिस हुई है, तो प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड है और इनसे बनने वाले गैमीट भी हैप्लॉइड है। ये दोनों फ्यूज हो गए, यानी एन और एन फ्यूज हो गए, तो 2n एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट 2n स्ट्रक्चर बना। अब इस जाइगोट में हो गई मियोसिस, रूल लिखिए, जाइगोट में हो गई मियोसिस। अगर जाइगोट में मियोसिस हो गई तो कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनेगा। फिर से रूल लिखिए, जाइगोट में अगर मियोसिस हो गई तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट में माइटोसिस होनी चाहिए, लेकिन एल्गी और फंजाई के लोग एम्ब्रियो बनाते ही नहीं। एम्ब्रियो पहली बार बना था ब्रायोफाइटा में, इसलिए ये एम्ब्रियो ना बन जाए इसलिए अपने जाइगोट में मियोसिस कर देते हैं। और जाइगोट में मियोसिस करते ही इनसे बनते स्पोर्स। क्या बन जाते हैं? स्पोर्स। और स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड स्पोर बेटा जर्मिनेट कर जाते हैं, क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट। क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट, जो कि होते हैं हैप्लॉइड। और यही गैमीटोफाइट आगे चल के प्लांट बॉडी बना देती है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, गैमीट हैप्लॉइड, स्पोर हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड, केवल जाइगोट डिप्लॉइड है। यानी कि इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है, लेकिन दादागिरी किसकी है? दादागिरी हैप्लॉइड की है, क्योंकि हर जगह पर हैप्लॉइड है, बहुत थोड़ी देर के लिए डिप्लॉइड है। ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैंने 3 रूल के अलावा चौथा रूल नहीं पढ़ा, चाहो तो मैं रिवाइज करा सकता हूं। ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड एंड मियोसिस अकर वंस इन लाइफ साइकिल। एक बार मियोसिस हो गई, ऐसी लाइफ साइकिल का नाम हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी एल्गी और फंजाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को क्रिएट करते होंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आप आइए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप सबको मालूम है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बॉडी 2n है, यानी कि ये लोग डिप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड लोग हैं तो जब भी ये लोग गैमीट बनाएंगे, याद रखना, जब भी ये लोग गैमीट बनाएंगे तो गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड होगा। तो क्या कर बैठेंगे? मियोसिस कर बैठेंगे। नहीं आया, फिर से। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। और अगर बॉडी डिप्लॉइड है तो उनसे बनने वाले गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का रूल है कि गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो क्या करें कि बेटा 2n से n हो जाए, यानी आधा क्रोमोसोम हो जाए। आधा क्रोमोसोम करने के लिए हमने क्या कर दिया? मियोसिस। और जैसे बेटा मियोसिस के बाद गैमीट बने, इनका फ्यूजन कर दिया। फ्यूजन करने से बना जाइगोट। क्या बन गया?
जायगोट। जायगोट कैसा होगा? 2n। कैसा होगा? 2n। जायगोट में हो गई माइटोसिस, क्योंकि अब मियोसिस हो भी नहीं सकती। मियोसिस जिंदगी में एक ही बार होती है और वो हो चुकी है। तो जैसे ही माइटोसिस हुई, जैसे ही बेटा जायगोट में माइटोसिस हुई, रूल के अनुसार अगर जायगोट में माइटोसिस हो जाए तो बनता है एम्ब्रियो। और अगर आप एम्ब्रियो बन चुका है तो एम्ब्रियो जर्मिनेट करके हमेशा बनाता है स्पोरोफाइट। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। तो अगर जायगोट 2n तो एम्ब्रियो भी 2n और स्पोरोफाइट भी 2n। अब इस स्पोरोफाइट भी 2n और यही स्पोरोफाइट ने पूरी बॉडी बना दी। अब देखिए, ये 2n, ये 2n, ये 2n, ये 2n, केवल गैमीट n, यानी इस लाइफ साइकिल में भी दोनों है, 2n और n है, लेकिन दादागिरी किसकी है? 2n की। इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बताओ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है? एल्गी एंड फंजाई। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करते हैं? यस, ये हैं ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप इन्हें देख लीजिए। एल्गी एंड फंजाई एक बार और। मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट, ग्रैंड प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट, जिनमें से गैमीट बने हैप्लॉइड, गैमीट फ्यूज हुए बना जायगोट, जायगोट में हुई मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस हुई, स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट हुआ, गैमिटोफाइट बना, गैमिटोफाइट ही प्लांट बॉडी बना गया। n भी है, 2n भी है, दादागिरी n की, इसलिए इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी देखिए, मेन प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड, इनसे बने गैमीट, गैमीट बन गए हैप्लॉइड, तो 2n से n हुआ, हो गया मियोसिस, दोनों फ्यूज हुए, जायगोट बना। मियोसिस लाइफ में एक ही बार होती है, अब दोबारा होगी नहीं, होगी माइटोसिस, एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो गया। ऑल्दो आई एम लिटिल बिट फास्ट। अब आप ब्रायोफाइटा को पकड़ लीजिए, ब्रायोफाइटा, वरना आप कंफ्यूज होंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो इनसे बनने वाले गैमीट भी हैप्लॉइड, यानी इन्होंने किया माइटोसिस। क्या किया? माइटोसिस। अब इन्होंने किया फ्यूजन, फ्यूजन के बाद बना 2n स्ट्रक्चर, नाम है जायगोट। क्या नाम है? जायगोट। जायगोट में हुई माइटोसिस। क्या हुई? माइटोसिस। माइटोसिस, क्योंकि ब्रायोफाइटा पहले मेंबर है जिन्होंने एम्ब्रियो बनाया, और जायगोट में माइटोसिस होना जरूरी एम्ब्रियो बनने के लिए, इसलिए बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जैसे ही बना हुआ 2n, ये एम्ब्रियो कन्वर्ट हुआ फुट सीटा कैप्सूल में, यानी स्पोरोफाइट में। किसमें? स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट भी 2n हुआ। इस स्पोरोफाइट में हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू, आपको याद होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, अगर आपको याद है तो वो भी 2n थे। उन स्पोरोजिनस टिश्यू में हुई मियोसिस, भूले नहीं होंगे आप, मियोसिस। और मियोसिस से बने स्पोर, स्पोर है n, और स्पोर जर्मिनेट कर गए, बन गई गैमीटोफाइट। तो स्पोर n, ये n, गैमीट n, याद रखना। आधी लाइफ साइकिल n है और आधी लाइफ साइकिल 2n है, यानी दोनों का बराबर बोलबाला है, इसलिए इस लाइफ साइकिल का नाम हुआ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, नाउ टेरिडोफाइटा में आ जाइए, ब्रायोफाइटा है, अब आप आ जाइए टेरिडोफाइटा। अगर आप टेरिडोफाइटा में आ गए तो इनकी मेन प्लांट बॉडी 2n है। 2n है, इसका मतलब इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। चलिए स्पोरोफाइट बना देते हैं। स्पोरोफाइट में से स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर। स्पोरोफाइट में से स्पोर बने, नाम हुआ मियोसिस। मियोसिस से बने स्पोर्स। स्पोर जर्मिनेट कर गए और जर्मिनेट करके बना प्रोथैलस। अगर आप भूले नहीं है, प्रोथैलस, और प्रोथैलस है गैमीटोफाइट। याद रखना, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई तो बेटा स्पोर बने, स्पोर बेटा जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाए जिसका नाम था प्रोथैलस। इस गैमीटोफाइट से बने गैमीट, एन गैमीट, गैमीट्स बने, और आपको मालूम है गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट आपस में फ्यूज हुए तो जायगोट बना। आगे की कहानी आपको मालूम है, जायगोट इज 2n। जायगोट बेटा आगे बनाएगा माइटोसिस करने के बाद एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो ही क्यों बनाएगा, मियोसिस क्यों नहीं होगी, कि मियोसिस लाइफ में एक बार हो चुकी है। एम्ब्रियो फर्दर बेटा, एम्ब्रियो फर्दर जर्मिनेट हुआ, बना स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट था 2n, और यही स्पोरोफाइट आगे चल के प्लांट बॉडी बनाया। अब देखिए ये 2n, ये 2n, ये 2n, आधी लाइफ साइकिल में 2n और आधी लाइफ साइकिल में n, इट इज नोन एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक में भी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया, चैप्टर ही इतना बड़ा है, तो वो लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए, लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं उनको ये बातें बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर मैं आपसे सब कुछ पढ़ाने के बाद रूल बनाऊं तो मैं बताऊंगा एल्गी और फंजाई की लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए। आप बोलोगे हैप्लॉन्टिक, वेरी गुड। मैं बोलूं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होगी, आप बोलेंगे सर डिप्लॉन्टिक। और अगर मैं बोलूं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो मैं यही पूछूंगा कि एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए, आप बोलोगे हैप्लॉन्टिक। तब आप अपने प्लांट किंगडम के आखिरी पेज पर आइए और 3 एल्गी आपकी बुक में मिले होंगे, आपके वो 3 एल्गी मैं लिखने जा रहा हूं। आपको देखो वैसे एल्गी को होना चाहिए कैसा, हैप्लॉन्टिक, लेकिन 3 एल्गी हैं, एक है एक्टोकार्पस, एक है केल्प। एक्टोकार्पस केल्प, पेज नंबर आप 43 देखें, एक्टोकार्पस केल्प और पॉलीसाइफोनिया, ये तीनों एल्गी हैं। और रूल के अनुसार एल्गी को कैसा होना चाहिए, एल्गी को होना चाहिए हैप्लॉन्टिक, लेकिन एक्टोकार्पस केल्प और पॉलीसाइफोनिया एल्गी होने के बावजूद भी ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एल्गी है फ्यूकस, याद रखना फ्यूकस भी एक एल्गी ही है। आपको मालूम है फ्यूकस नाम के एल्गी को भी कैसा होना चाहिए, रूल के अनुसार हैप्लॉन्टिक, क्योंकि एल्गी और फंजाई को हैप्लॉन्टिक होना चाहिए, लेकिन फ्यूकस है डिप्लॉन्टिक। ठीक है, आज की क्लास यहां एंड करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मैंने जिम्नोस्पर्म आपको नहीं पढ़ाया, आप बिल्कुल घबराइए मत। कल नहीं, सैटरडे वाले दिन, ये सैटरडे वाले दिन आपको एक आधे घंटे का वीडियो मिलेगा सैटरडे को मेरे YouTube चैनल पे, सैटरडे को, क्योंकि आज टाइम रन कर गया, मैं नहीं पढ़ा पाया, बीच में लाइट चली गई, नेट खराब हो गया। सैटरडे को जिम्नोस्पर्म का आधे घंटे या पौन घंटे का एक वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा। आपको मालूम है मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी बाई डॉक्टर सुनील कुमार के नाम से है, बायोलॉजी बाई डॉक्टर सुनील कुमार के नाम से, या फिर मैं ओमेगा के चैनल में भी डाल दूंगा, ये ओमेगा के चैनल में भी डाल दूंगा। लेकिन मैं घर में चूंकि बना रहा हूँ वो वीडियो, मैं आज आया हूँ यहाँ पर, रोज यहाँ आ नहीं पाता हूँ, तो पहले मैं अपने चैनल में डालूंगा, मेरे चैनल से ओमेगा के चैनल में भी आ जाएगा, तो आप घबराइए मत। मैं जिम्नोस्पर्म पे छूटा हुआ एक टॉपिक छूटा हुआ जिम्नोस्पर्म पर एक पूरा आधे घंटे या पौन घंटे का वीडियो बना करके सैटरडे वाले दिन आपको डाल दूंगा, ताकि छूटा हुआ पोर्शन आप पढ़ लें। और एक और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल का भी चैप्टर बहुत बड़ा है, एनिमल किंगडम, तो जो लोग बिना पढ़े मेरे साथ कल पढ़ेंगे तो कल भी उनकी हालत आज जैसी होगी। बहुत तेजी से मैं भागता हूं और फिर समझ में नहीं आएगा। बाय द वे, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।